लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जितने भी डिसिप्लिन हैं जहां प्रोबेबिलिटी इस्तेमाल होती है, जी बेशक सर। क्वालिटी है, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, वो रिस्क मैनेजमेंट है, जहां जहां पे भी क्वालिटी क्वालिटी में भी होती है, जहां जहां पे भी प्रोबेबिलिटी इस्तेमाल होती है, वहां पर यू डू नॉट नीड टू बी वेरी एग्जैक्ट अबाउट थिंग्स। जहां प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल है इसका मतलब है कोई इबाम है जरूर। अगर आप ओके एक, सर। एक ऐसी चीज जिसको गेस नहीं किया जा सकता, उसको गेस करने की बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे, तो यू विल गेट इन्वॉल्व इनटू पैरालिसिस थ्रू एनालिसिस। हाँ, बहुत बारीकी में चीजों को करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो आप इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे कि आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। एजाइल को ओके सर। देखिए, एजाइल में जब वो एस्टिमेशंस करता है, वो कहता है दफा करो कि एक्चुअली काम का कितना वजन है। कहता है अंदाजा लगाओ, आप सारे लोग मिलके बताएं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कौन सा है। इसको भूल जाएंगे कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू वैल्यू क्या है। फॉरगेट अबाउट इट। उसने कहा ये 100 काम पड़ा हुआ है, इसमें से हाईएस्ट वैल्यू किसकी होगी। ठीक है जी। विदाउट इवन नोइंग द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एवरी टास्क, वी स्टिल आर एबल टू प्रायोरिटाइज ऑल द टास्क एंड हाई उनको बकायदा हम प्रायोरिटाइज करके इस तरह से लिस्ट कर देते हैं कि हाईएस्ट वैल्यू टास्क ऊपर चले जाता है, दूसरा नीचे आ जाता है। वी डिड नॉट डू। जितने भी टूल्स हैं एजाइल में, वो एग्जैक्ट तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इसी तरह आप रिस्क की जब कैलकुलेशन करते हैं, तो वो कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी इनटू अमाउंट एट स्टेक। जी प्रोबेबिलिटी सर। भी एक अंदाजा है, प्रोबेबिलिटी भी एक अंदाजा है, और अमाउंट एट स्टेक आप कहां से, रुपयों में ले रहे हैं। आपका क्या ख्याल है, अमाउंट एट स्टेक आप पैसों में ले रहे होते हैं, वो भी आप परसेंटेज में नहीं ले सर, रहे वो भी। जी सर, जनरल जनरल एक हो, परसेंटेज वो में। भी जी आप सर। एक जनरल पर्सन में ले। इसका मतलब है यू डोंट नीड टू बी एक्यूरेट एट ऑल। सिर्फ वो चीज अंडरस्टूड सर। जो बहुत बारीकी में देखने, मतलब कई दफा ना आप न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और जनाब यू शुड एग्जैक्टली नो कि यार ये कितना नुकसान हो जाएगा, उन उन जगहों के ऊपर हम टास्क के लेवल पे जाते हैं। अदरवाइज क्वांटिटेटिव का ये पर्पज ही नहीं है। क्वांटिटेटिव का पर्पज है कि ओवरऑल रिस्क को फोकस करना, कि ये सारे रिस्क बन के ओके सर। टोटल कितना वजन बनेगा। अच्छा, अब क्वालिटेटिव ने एक बड़ा कमाल की चीज कर दी। जब हमने रिस्क आइडेंटिफाई किए, तो वो फर्ज करें आपने 100 रिस्क आइडेंटिफाई किए, जब हमने उनको छांटा और क्वालिटेटिव रिस्क के अंदर, तो बड़े बड़े, मतलब मैं अमूमन एग्जांपल ये देता होता हूं कि अगर एक पत्थरों का ढेर है जिसमें छोटे बड़े पत्थर सब पाए जाते हैं, और आपको कहा जाए कि आप इसमें से 2 इंच से बड़े साइज के पत्थरों को अलग कर दें, तो वो कैसे करेंगे। उसके अंदर मैं हर पत्थर को नापूंगा तो नहीं ना, आई एम नहीं नॉट सर, गोइंग टू सीविंग कर मेजर इट। देंगे। मैं सीविंग करूंगा। दैट इज द वे, जी दैट इज एक्चुअली द वे। तो मैंने अपने आप को अनड्यू एफर्ट नहीं करनी। अगर मैं अनड्यू एफर्ट करूंगा तो मेरा तो काम ही रुक जाएगा। मेरे पास तो टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। आप अंदाजा कीजिए कि आपके पास 100 एक्टिविटीज हैं, और हर एक्टिविटी में अगर 10-10 रिस्क निकाले जाएं तो 1000 रिस्क हैं। एक रिस्क की कंप्यूटेशन करने में, एक एक्टिविटी की कंप्यूटेशन करने से कई गुना ज्यादा टाइम लग सकता है, अगर मैं डिटेल में अंडरस्टूड करूं, एक एक पैसे का हिसाब करूं। तो भाई जितनी आपके प्रोजेक्ट के पास, प्रोजेक्ट के ऊपर एफर्ट इतनी नहीं लगनी जितनी आप रिस्क मैनेजमेंट पे लगा रहे हो। तो इसको इंटेलिजेंट एफर्ट लगानी है हमने, तो हम उन अंदाजों से परफेक्शन की तरफ जाते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपने कहा कि इनमें से ये 20 रिस्क हमने चुन लिए हैं, ये बड़े बड़े रिस्क हैं, और बाकी जो है उनको हम उनको असेस ही नहीं कर रहे। गोला मारो उनको, एक बोरी में डालो, साइड में फेंक दो। मेरी बात समझ आई आपको। सिर्फ जी सर। 20% ऑफ द रिस्क जो है ना, वो तकरीबन आपने चुन लिए कि यार ये बड़े बड़े हैं, और उनका जो थोड़ा बहुत हिसाब किताब निकालना है वो निकाल लें। उस ये आपके मेजर रिस्क है। अच्छा, अब क्या चक्कर है, चक्कर यहाँ पे परेटो लॉ अगर आप लगाएं, तो ये जो 20% बड़े बड़े रिस्क आए हैं, दरअसल अगर वजन किया जाए सारे रिस्कों का, तो ये तकरीबन 80% वजन बनता है इनका। इसका मतलब जी है सर। छोटे कंकर मैंने एक थैली में डाल के अलग रखे थे, उनका वजन इन सारे रिस्कों का 20% भी नहीं होगा। जी सर। ठीक है ना जी। तो वाई शुड आई वेस्ट माई टाइम ऑन दैट। मैं इन रिस्कों का हिसाब किताब निकाल लेता हूं और उसको 1/4 कर लूंगा,
तो उतना मैं कॉन्टीजेंसी के लिए पैसा रख लेता हूँ। क्या कहते हैं? अंडरस्टूड सर। ठीक है ना, अगर मेरा 80,000 रुपया बना है तो ये तो 80% है, तो 20,000 रुपया मैं उसके लिए रख लेता हूँ विदाउट एनी सही सर। किसी परेशानी के बगैर। तो यहाँ पे हमें इंटेलिजेंटली काम करना होता है, ज्यादा बारीकी में नहीं जाना आपने। और अगर जाना भी है तो वो एफर्ट मैं ओवरऑल रिस्क के ऊपर क्यों ना लगाऊं, मोंटी कार्लो एनालिसिस, अंडरस्टूड सर। सेंसिटिविटीज पे और इन चीजों में, एनालिसिस वाले कामों में लगाऊं। तो यहाँ दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी कि जी एग्जैक्टली कितना पैसा लगेगा। लेकिन अगर आप समझना चाहते हैं अपने तौर पे कि जी अच्छा मैं एग्जैक्टली रिस्क को ऐसे ऐसे मॉनिटर करूंगा, ये इसकी इतनी अमाउंट है, दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन द टाइम अवेलेबल टू यू। अगर आपके पास इतना अंडरस्टूड सर। टाइम अवेलेबल है तो आप कर सकते हैं, लेकिन रिस्क टाइम देता कोई नहीं है इतना ज्यादा, आपको जल्दी फैसले करने होते हैं। अंडरस्टूड सर। अच्छा जी, और अंडरस्टूड सर। तो जी जी बोले। नो सर, बस वही सर। और जो रिजर्व्स वगैरह हैं सर, वो ओवरऑल निकालते हैं या हर रिस्क को इंडिविजुअली, जैसे हम ईएमवी वैल्यू से हर रिस्क को इंडिविजुअली सर रिजर्व निकाल के ओवरऑल रिजर्व आएगा ना हमारे पास, या एक सब्जेक्टिव रिजर्व्स के तौर पर? जैसे चले ये 20% की आपने बात की, जो अनइम्पोर्टेंट रिस्क है, ठीक है, उनकी वेटेज 20% है, तो रिजर्व्स का वो भी 20% उनको दे दिया सर। एक सो जो बाकी सर जो, जी हाँ, सर। एक 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 सो तरीका मैंने आपको बताया है, लेकिन इसके अलावा अननोन अननोन तो हमारे पास एक बीमारी है ना, जो हम इधर केटर नहीं कर सके। ये जो हमने अभी काम अंडरस्टूड किया है इसमें तो अननोन अननोन नहीं थे। अननोन अननोन को फाइंड करने के लिए मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। अननोन अननोन के लिए मैं ये करता हूं कि जब मैं किसी भी तरह का एस्टिमेट लगाता हूं तो मैं उस एस्टिमेट के अंदर उसका रिजर्व बिल्ड कर लेता हूं अननोन अननोन के लिए। जी सर। ठीक है ठीक ना? है। को कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स और वो मैनेजमेंट रिजर्व वाली बिल्कुल। बात हो रही है। जी एक्चुअली सर। कॉन्टीजेंसी और रिजर्व एक ही चीज को कहते हैं, लेकिन आपके ये रिजर्व होते हैं, रिजर्व और कॉन्टीजेंसीज आप कह लें, और ये होते हैं ठीक है सर। एक्टिविटी लेवल पे होते हैं, वर्क पैकेज लेवल पे होते हैं, एंड दैट्स ऑल। इसके बाद फिर जी ये सारा बजट जब आपका टोटल बनता है, ऑन टॉप ऑफ द बजट इज द मैनेजमेंट रिजर्व। जी और सर। मैनेजमेंट रिजर्व आपके पास नहीं होते, दे आर नॉट गिवन सही टू, है सर। जी दे आर हेल्ड बाय द मैनेजमेंट। और जब आप सिचुएशन उतनी हद तक खराब हो जाए कि हमारे पास सब रिजर्व एग्जॉस्ट हो जाएं, तब हम जाते हैं मैनेजमेंट के पास, और वो फिर हमें मैनेजमेंट रिजर्व से दे सकती है। ठीक है जी। तो मैनेजमेंट रिजर्व को अंडरस्टूड सर। काउंट ना करें कि ये हमारे उस खाते में है। अंडरस्टूड सर। ओके जी। तो ओके, हम यहाँ बात कर रहे थे risks are present in every organizational activity, especially across endeavor। अब क्रॉस की बात कर रहा है कि क्योंकि पोर्टफोलियो प्रोग्राम प्रोजेक्ट्स अगर एग्जिस्ट करते हैं, आप तो उससे डील नहीं कर रहे, लेकिन होता है एक प्रोजेक्ट का दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर उसका रिस्क का इफेक्ट जा रहा होता है, या प्रोजेक्ट का प्रोग्राम पे जा रहा होता है, प्रोग्राम का पोर्टफोलियो पे जा रहा होता है, तो इस तरह की इन्वायरमेंट भी हो सकती है। ऑर्गेनाइजेशनल इनर्शिया इज इनहेरेंटली रिस्की बिकॉज प्रोडक्ट्स, क्या हो गया यार, ये अटक गया। Products and services become stale over time, and organizations may lose their competitiveness due to societal and technological changes। ये जरा थोड़ी बड़े लेवल की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पे ओवरऑल फ्रेमवर्क की बात कर रहा है, जिसमें पोर्टफोलियो और प्रोग्राम भी आ जाते हैं। तो उस हवाले से इसने कहा कि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशनल इनर्शिया है वो इज इनहेरेंटली रिस्की। ताकि क्योंकि जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं वो कुछ अरसे के बाद स्टेल हो जाती हैं, और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उनसे फायदा शायद नहीं उठा सकती। उसमें सोसाइटी के टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के प्रॉब्लम हो सकते हैं। रिस्क कैन बी डिफिकल्ट टू मैनेज बिकॉज अ सिंगल रिस्क कैन हैव अ डिफरेंट इम्पैक्ट ऑन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ पोर्टफोलियो एंड प्रोग्राम। मे बी एक रिस्क आपके प्रोजेक्ट के लिए तो बेहतर था, लेकिन प्रोग्राम के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, ऐसा भी मुमकिन हो सकता है। And across the various levels of an organization, organizations and professionals need to balance threat and opportunity and the dilemma of inaction versus action। ये बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनएक्शन हम कब करते हैं? इनएक्शन क्या है? वो जो हमारी टॉलरेंस है, टॉलरेंस के अंदर
हमने कहा हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, अगर हमारी टॉलरेंस के अंदर आ रहा है तो हम इस रिस्क को बर्दाश्त करेंगे। दिस इज कॉल्ड इनएक्शन। और एक्शन कब ले रहे हैं? जब कोई चीज टॉलरेंस से बाहर है तो फिर हम उसको उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं। हमने किस तरह से अपने थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज को बैलेंस करना है और किस तरह इन एक्शन और एक्शन के दरमियान वाली लाइन लगानी है जो थ्रेशोल्ड है। दिस सेक्शन एड्रेसेस द डिलेमा बाय प्रोवाइडिंग द फ्रेमवर्क फॉर रिस्क मैनेजमेंट अक्रॉस द एंटरप्राइज। इसमें उसके पोर्टफोलियो, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट सबको शामिल करते हुए आपका क्या फ्रेमवर्क बनेगा। All organizations encounter internal and external factors that influence their ability to achieve desired objectives. ये भी रिस्क के अलावा बात कर रहा है कि एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर है, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस है, इस तरह की चीजें हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्पैक्ट करती हैं, जिससे उनके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की डिफिकल्टी आ सकती है। इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कभी आप इंश्योर नहीं हो सकते, हमेशा उसमें कुछ ना कुछ इबाम, अनसर्टेनिटी रहती है। ऑल ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज इन्वॉल्व रिस्क इवन इन एक्शन। काम ना करना उसका भी एक खदशा है कि अगर कुछ ना किया तो क्या हो जाएगा, कुछ कर लिया तो क्या हो जाएगा। दोनों सूरतों में वी आर एट रिस्क। एन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजेस रिस्क थ्रू people, processes, technology and information. Portfolio, program and project managers are responsible for risks associated with their endeavor. अपनी डोमेन के अंदर रहते हुए वो अपनी रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। और एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम के अंदर प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट अपनी रिस्क मैनेजमेंट कर रहा है, प्रोग्राम अपनी रिस्क मैनेजमेंट कर रहा है। बेशक उनके दरमियान लिंकेजेस हैं, लेकिन दोनों अपने अपनी रिस्क मैनेजमेंट के खुद जिम्मेदार हैं। These managers are responsible for working with stakeholders at various levels. अच्छा, अब इंटरेस्टिंगली जब प्रोजेक्ट मैनेजर अपनी रिस्क मैनेजमेंट कर रहा है और प्रोग्राम मैनेजमेंट अपनी कर रहा है, तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि कुछ स्टेक होल्डर्स जो प्रोग्राम और प्रोजेक्ट के कॉमन भी हो सकते हैं, लेकिन स्टेक होल्डर प्रोग्राम के ज्यादा बड़े लेवल के भी होंगे और प्रोजेक्ट के ऐसे स्टेक होल्डर होंगे जो शायद प्रोग्राम लेवल में ना हो। सो स्टेक होल्डर्स जो वेरियस लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, लाजमी बात है कि मुझे फिर उनकी टॉलरेंस देखनी पड़ेगी ना, जो मेरे साथ अप्लाई करेंगे। मैं प्रोजेक्ट में डील कर रहा हूँ तो मुझे प्रोग्राम वाले स्टेक होल्डर्स की जरूरत नहीं है, फिर मैं उनको केटर नहीं कर रहा हूँ जो टॉलरेंसेस बना रहा हूँ। एंड अप्लाइंग अ सिस्टमैटिक इंटीग्रेटेड अप्रोच टू रिस्क मैनेजमेंट। अगले फिगर में वो आपको दिखाएगा जी, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज फ्रॉम द एब्स्ट्रैक्ट आर द टॉप टू एन ऑर्गेनाइजेशन टू स्पेसिफिक टू द बॉटम साइड। किधर है जी डायग्राम? ये है जी, ये वही चीज है जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। टॉप लेवल पे आपकी स्ट्रेटजी, विजन, मिशन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी, फिर पोर्टफोलियो, फिर आपके प्रोग्राम्स और फिर प्रोजेक्ट्स। ठीक है जी। और नीचे से रिसोर्सेज आ रहे हैं। मतलब दिस डायग्राम अप्लाइज टू रिस्क मैनेजमेंट आल्सो एंड टू ऑल अदर थिंग्स। तो यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट है आपका, ये पैरामिड की सूरत में है और आपको इस बात का अंदाजा है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन, अब आप प्रोजेक्ट को भूल जाएं, ऑर्गेनाइजेशन का विजन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का ड्रीम क्या है, कहाँ पहुंचना चाहती है ये ऑर्गेनाइजेशन, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है। फिर उसी के हिसाब से गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उसकी स्ट्रेटेजीज बनाई जाएंगी। उन स्ट्रेटेजीज को पूरा करने के लिए पोर्टफोलियोज होंगे, पोर्टफोलियोज में प्रोजेक्ट्स होंगे, प्रोग्राम्स होंगे, उनके अंदर प्रोग्राम्स के अंदर फिर प्रोजेक्ट्स होंगे। तो इस तरीके के साथ ये पैरामिड जो है ये हमारा ये काम करता है। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का जहां तक ताल्लुक है, दे हैव टू बी अलाइंड विद द स्ट्रेटजीज। जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने बड़ी स्ट्रेटजीज बनाई हैं कि हम अपने वो जो विजन को अचीव करने के लिए या अपने एम को अचीव करने के लिए हमने ये स्ट्रेटजीज बनाई हैं, उन स्ट्रेटजीज को फर्दर ब्रेक डाउन किया जाता है तो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं। द अटेनमेंट ऑफ बिजनेस बेनिफिट एंड वैल्यू requires the execution of operational and change plans. ऑपरेशन प्लान तो आपको पता ही है, नॉर्मल ऑपरेशन एसओपी के थ्रू चलते हैं, तो हम उस वो ऑपरेशन चलाते हैं, हमारा कन्वेयर बेल्ट प्रोसेस चलता है, बिजनेस बेनिफिट यील्ड होना शुरू हो जाता है, वो तो एक अलग चीज है। लेकिन जब हम कोई तब्दीली लाना चाहते हैं तो हमें चेंज प्लान पे अमल करना होता है, और उसमें फिर हम ऑपरेशन की तरह नहीं चलते, लेकिन उसके अंदर भी बेनिफिट ही की तरफ जा रहे होते हैं और वैल्यू ही जनरेट कर रहे होते हैं बाय इंप्रूविंग एंड एनहांसिंग द सिस्टम, या इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी लाकर हम सिस्टम में तब्दीली ला रहे होते हैं, और वो आपके ओपीएम के थ्रू आती है। ऑर्गेनाइजेशंस रियलाइज द बेनिफिट्स ऑफ चेंज
by executing plans and their associated activities which result in the successful attainment of portfolio program and project objectives. अब ये ओपीएम की दुनिया की बात कर रहा है, इसका मतलब है जब ओपीएम की दुनिया की बात करेगा पोर्टफोलियो प्रोग्राम और प्रोजेक्ट की, तो इट इज टॉकिंग अबाउट चेंज लाने का जरिया. चेंज बाय इट्स वेरी नेचर कैन बी अनसर्टन, और चेंज के अंदर अनसर्टेनिटी इनबिल्ट है. फॉर मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन चेंज इज इनएविटेबल, लेकिन लानी भी पड़ती है चेंज, एंड इज नेसेसरी टू मेंटेन एंड सस्टेन कॉम्पिटिटिवनेस. अगर हमने आगे बढ़ना है, अगर मुकाबले की जंग में खड़े होना है, कॉम्पिटिटिवनेस अपनी बढ़ानी पड़ेगी, सस्टेन करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, और बल्कि बढ़ाना भी पड़ेगा. To manage change successfully, organizations require a robust, well thought out strategic execution plan. ये स्ट्रेटेजी जो आप बनाते हैं वो दरअसल तब्दीली लाने का जरिया है, और फिर उसके अंडर आप बताते हैं कि हम क्या क्या करेंगे, पोर्टफोलियोज क्या होंगे, प्रोग्राम क्या होंगे, प्रोजेक्ट क्या होंगे. तो वही जो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज है वो ट्रांसलेट हो रही है थ्रू स्ट्रेटेजी इनटू पोर्टफोलियोज, प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स in a consistent manner over time. This requires the adoption of an effective OPM implementation. मतलब OPM का सिर्फ फर्क ये है OPM और प्रोजेक्ट प्रोग्राम पोर्टफोलियो के अंदर कि OPM इन तीनों चीजों को बांधती है, और वो जो जिस चीज से बांधती है उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल एनेबलर्स. और उसमें वही बातें जो अभी हमने की थी कि उसमें ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर और स्टाइल और ये और वो एंटरप्राइज नॉन रिफ्लेक्टर वाली चीजें और इस तरह की चीजें, वो इनको आपस में बाइंड करती हैं. तो ये चार चीजें हो जाती हैं, पोर्टफोलियो, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट और ऑर्गेनाइजेशनल एनेबलर्स. ओपीएम इज अ फ्रेमवर्क इन विच पोर्टफोलियो, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आर अलाइंड विद वो जो बड़ी वाली ऊपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी थी, उस सब कुछ सारी चीजें, मतलब सारी तनावें उस स्ट्रेटेजियों से जाके मिल रही होती हैं, और वो सब का सब जो है वो आपके मिशन के साथ अलाइंड होता है, एंड इंटीग्रेटेड विद द ऑर्गेनाइजेशनल एनेबलर्स इन ऑर्डर टू अचीव द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स. ऑर्गेनाइजेशनल एनेबलर का जिक्र आ गया ना, ये है ऑर्गेनाइजेशन के माहौल, कल्चर, स्टाइल, ये सब चीजें इधर ऑर्गेनाइजेशन एनेबलर्स के तौर पे आ जाती हैं. पोर्टफोलियो, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टारगेट्स बिजनेस ऑब्जेक्टिव दैट सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी. ठीक है जी, ऐसे मकासद बनाए जाएं जो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी के मुताबिक हो. अच्छा, अब जहां जरा सा फर्क है इसको समझने की कोशिश कीजिएगा. पहले आपने सवाल किया था बिजनेस के हवाले से. मैं एक बात आपको बता दूं कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी में कभी कभी मिसअलाइनमेंट हो सकती है. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी जो होती है वो ऑर्गेनाइजेशन की साख को मेंटेन करने के लिए होती है, ऑल्दो वो कमाने के लिए भी होती है, लेकिन जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव है वो हार्ड कोर प्रॉफिट लॉस वाली बात है. फायदा नुकसान, बिजनेस केस बनाओ, फायदा होगा या नुकसान होगा. दोनों सूरतों में अगर तो मेरा बिजनेस ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो रहा तो भी प्रोजेक्ट मशकूक हो जाता है, और अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी के साथ अलाइन नहीं हूं तो भी मेरा प्रोजेक्ट मशकूक हो जाता है. लेकिन बेहतर तो ये है कि बिजनेस साइड और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी साइड जो है ये दोनों भी आपस में करीब तरीन हो तो बेहतर है. इनमें फर्क हो सकता है, होता भी है. मिसाल के तौर पे आप जो मैं असेसमेंट की बात करता हूं, ऑर्गेनाइजेशनल असेसमेंट की, उसमें कभी कभी हम ये कहते हैं कि हम एक कस्टमर के लिए ये काम फ्री में करके दे देंगे. क्यों क्यों दे देंगे जी? आप अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो ये तो बड़ी अहमकाना बात है कि हम मुफ्त में काम करके दे रहे हैं. क्या ख्याल है आपका? लेकिन दिस इज इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी. बात समझ आ रही है मेरी? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर मुफ्त में कोई काम करके दूंगा तो वो बहुत बुरी बात, मतलब नुकसान है हमारा. लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद वी आर कल्टीवेटिंग क्लाइंट्स, शायद हम मार्केटिंग की एफर्ट के तौर पे उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि ये तो छोटा सा काम इसको फ्री करके देंगे, इसके बाद हमने इससे बहुत से काम लेने हैं, बहुत से पैसे कमाने हैं. मिसाल के तौर पे ये जो हुआवे वाले हैं, इन्होंने पाकिस्तान के साथ या पूरी दुनिया के साथ क्या गेम की. चाइना चाइना वालों की स्ट्रेटजी ही बड़ी मजेदार है. वो क्या करते हैं कि वो आपको एक चीज कहते हैं, जैसे अभी ये जब टेलीकम्युनिकेशन का मसला था, उन्होंने पूरी दुनिया से कोर्ट आ रहे हैं, इटली से आ रहे हैं, फलानी जगह से आ रहे हैं, इन्होंने कहा कि हम आपको सारा सिस्टम फ्री लगा के देते हैं.
दिस विल बी अ गिफ्ट फ्रॉम आवर साइड। अब जो सिस्टम ये लगा के दे रहे थे वो दुनिया में कोई भी नहीं लगा रहा था, ठीक है ना, उनमें कोई कंपेटेबिलिटी हो सकती है, इनके वाले में कोई कंपेटेबिलिटी नहीं थी। अब ये मुफ्त लगा के दे दिया इन्होंने, बड़े खुश हो गए पाकिस्तान वाले। अब उन्होंने कहा कि ये जनाब कॉन्ट्रैक्ट साथ ये साइन किया कि अब इसकी मेंटेनेंस के पैसे आप दिया करेंगे, और मेंटेनेंस के पैसों में उन्होंने इतनी लुट डाली कि उसकी जो ओरिजिनल प्राइस थी वो भी पूरी की, मैनी टाइम्स ओवर करके पूरी की। तो ये भी सोचना होता है जब आप फिजिबिलिटी बना रहे होते हैं, तो हो सकता है कि अप फ्रंट कॉस्ट कम हो, लेकिन लॉन्ग टर्म कॉस्ट ज्यादा हो, तो वो भी चीज सोचनी चाहिए, उसको भी मद्देनजर रखना चाहिए। मगर मुझे नहीं पता कि हम सब ये पढ़ते तो हैं, और बिजनेस कम्युनिटी में और सारी जगहों पे सब लोग ये चीजें पढ़ते हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि ये लोग इस्तेमाल क्यों नहीं करते, ये अपनी अकल क्यों नहीं इस्तेमाल करते। क्योंकि देखने और सुनने में यही आया है कि जब कोई ऐसी बात होती है तो वो कहते हैं नहीं जी नहीं, ये तो बस चाइना है या फिर जो भी कोई है, वट उसके साथ तो हमारे रिलेशन ऐसे हैं, उनके साथ तो हम ऐसा नहीं कर सकते। या चाइना आ जाता है या अमेरिका आ जाता है, जो भी कोई आ जाता है, वो फिर उसके साथ हमारा प्यार और मोहब्बत आ जाती है, और उसमें हम फिर ऐसे ऐसे डील कर लेते हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह भी होती हैं कई टाइम्स। तो खैर एनीवेज, तो ये चीज इनके दरमियान तो कोई बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत है, और इनके दरमियान का फर्क जितना रिड्यूस हो सके उतना अच्छा है। अब एक और इस तरह की एग्जांपल मेरे जहन में आ रही थी, जो अभी निकल गई मेरे जहन से, मगर ये कि ये जो है कि हम मार्केटिंग के तौर पे एक प्रोजेक्ट फ्री करके दे रहे हैं, अपनी साख बिल्ड कर रहे हैं मार्केट में। हाँ, मैं वो आज ही एक जगह पढ़ रहा था, वो कहते हैं जी कि ये जो होती है ना, आप जो स्ट्रेटजी इख्तियार करते हैं अपने जॉब अपने बिजनेस के लिए, वो स्ट्रेटजी कोई एक स्ट्रेटजी नहीं होती, वो मल्टीफ्यूरस स्ट्रेटजीज होती हैं। मिसाल के तौर पे, आई एम चार्जिंग हाई प्राइस एंड मैं हाई वैल्यू का कोर्स कंटेंट दे रहा हूं, ऑन दी अदर हैंड मैं फ्री लेक्चर्स भी दे रहा हूं। ठीक है, मैं किसी लेक्चर किसी जगह पे किसी इवेंट के अंदर जाके फ्री स्पीच भी दे के आ जाता हूं, मगर जब मुझसे कोई प्रॉपर कंसल्टेंसी मांगता है तो मैं उसको हैवीली चार्ज भी करता हूं। तो वो कहते हैं कि ये क्या गैर जरूरी काम नहीं है कि आप जो फ्री लेक्चर देने जा रहे हैं। बुनियादी तौर पे मैं आपको ये बता दूं कि ये बहुत सी स्ट्रेटजीज आपस में टाई अप होके एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी की तरफ काउंट करती हैं। जो मैं फ्री काम कर रहा हूं उससे मैं अपनी मांग बढ़ा रहा हूं, और उससे मैं अपना नॉलेज भी बढ़ा रहा हूं। मिसाल के तौर पे, मैं जो कुछ कर रहा हूं, जो कुछ भी बिजनेस का सिस्टम चलता है, उसके साथ जो मर्जी हो जाए मैं किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में टीचिंग जरूर करता हूं। ये मेरा एक ऐसा लिंक है जो यंगर जनरेशन के साथ कायम हो जाता है, और ओवर द इयर्स वही यंगर जनरेशन मिड कैरियर्स में आती हैं, ऊपर जाती हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जाती हैं, और वो फिर वापस आते हैं, और वो जानते हैं कि यार ये बंदा है, इससे हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, जो भी कुछ है। तो इस तरह की चीज जो होती है वो, अब आप एक मार्केट में एक नोन एंटिटी के तौर पे, अगर आप एक ही सिर्फ कहें जी मैं बस पैसे लूंगा काम करूंगा, पैसे लूंगा काम करूंगा, तो उससे होगा क्या कि आप सिर्फ महदूद कम्युनिटी में नोन होंगे। एनीवेज, तो ये वो सब चीजें हैं जो आपकी साख को बिल्ड करती हैं। Some threats arise when strategy or business objectives are not aligned with the organization mission, vision and core values. लाजमी बात है, मसले तो होंगे। ये है ना ऑर्गेनाइजेशन लेवल के थ्रेट्स, ऑर्गेनाइजेशन लेवल की थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज। अगर मैं एक फ्री लेक्चर देता हूं तो दैट इज एन अपॉर्चुनिटी जिसके जरिए मैं नया मजीद बिजनेस लाने की कोशिश कर रहा हूं, और इस तरह के थ्रेट्स भी हो सकते हैं। Additional threats arise when business objectives do not support strategy, or when endeavors such as portfolio program and projects are not aligned with the business objectives. दोनों तरफ से देखना ना हमने, तो वहां पे आपके जनाब ऑर्गेनाइजेशनल लेवल रिस्क आ जाते हैं। अपॉर्चुनिटीज कुड बी enhanced when strategy and business objectives are well aligned. अगर दोनों वेल अलाइंड है फिर तो बहुत आला है, लेकिन आप ये जहन में रख लीजिए कि स्ट्रेटजी और बिजनेस एक चीज नहीं है। स्ट्रेटजी और बिजनेस एक चीज नहीं है। अगर ये एक चीज होती तो मैं कोई भी बिजनेस मैनेजमेंट की किताब उठा के एक ऑर्गेनाइजेशन चला सकता था, ऐसा नहीं होता। हर ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट स्ट्रेटजी होती है। हम ये तो पढ़ सकते हैं कि स्ट्रेटजी बनाई कैसे जाती है, लेकिन स्ट्रेटजी हर ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट होती है, और उसको फिर
बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन रखना एक बड़ा अपहिल टास्क है। और यही वो जगह है जहां ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे पॉजिटिव या नेगेटिव रिस्क अकर करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन फ्रेम में जनाब जो फिगर 3.2 मेरा ख्याल वही जो हमने पहले देखा था, रिस्क मैनेजमेंट इंक्लूड all domains of the organization, enterprise, portfolio, program, and project. ERM is an approach to managing risk that reflects the organization culture, capability, and strategy to create and sustain value. ये है वो बड़े लेवल का टारगेट, ERM का टारगेट। This covers the policies, processes, and methods by which organizations manage risk. थ्रेट्स भी हैं और अपॉर्चुनिटीज भी हैं, और ये मैंने आपको बता दिया कि ये विजन मिशन के लेवल पे चीजें हम वहां से सेट करना शुरू करते हैं। तो ये जनाब आपका बिग पिक्चर आ गया, रिस्क मैनेजमेंट अक्रॉस डोमेन्स। ऑपरेशन में भी रिस्क होते हैं, एंटरप्राइज में भी होते हैं, पोर्टफोलियो में भी होते हैं, प्रोग्राम में भी होते हैं और प्रोजेक्ट में भी होते हैं, लेकिन उनकी नेचर हर जगह पर अलग अलग होती है। एंटरप्राइज लेवल पे स्ट्रेटेजिक लेवल के रिस्क होंगे, जैसे अभी हमने बात की वैल्यू और ये वो। ऑपरेशन में ऑपरेशनल रिस्क होंगे कि ये जो कन्वेयर बेल्ट प्रोसेस चल रहा है इसमें क्या गड़बड़ हो सकती है, नहीं हो सकती, उसका क्या हिसाब किताब, वो एसओपी के मुताबिक हम उसको देखेंगे। लेकिन चेंज का जो माहौल है वो ये है पोर्टफोलियो, प्रोग्राम और प्रोजेक्ट, और इनमें तो बहुत ही ज्यादा रिस्क होंगे, लाजमी बात है कि ये तो अनसर्टेनिटी से डील करें। ऑपरेशन में इतनी अनसर्टेनिटी नहीं होती, जबकि पोर्टफोलियो, प्रोग्राम और प्रोजेक्ट में और इवन एंटरप्राइज में स्ट्रेटेजिक लेवल पर बहुत ज्यादा आपकी अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा होती है। ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क में पोर्टफोलियो रिस्क मैनेजमेंट डिराइव्स इट्स पॉलिसीज, प्रोसेसेस, मेथड्स एंड टॉलरेंस फ्रॉम द ईआरएम। लाजमी बात है, ऊपर ईआरएम का फ्रेमवर्क नीचे इनहेरिट होता है पोर्टफोलियो को, और वो उसे टेलर करता है अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, अपनी मैनेजमेंट के हिसाब से। सिमिलरली प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स अडॉप्ट देयर रिस्पेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फ्रॉम द पोर्टफोलियो फ्रेमवर्क। ठीक है जी, और प्रोजेक्ट जो है वो प्रोग्राम से उठाता है। द गवर्नेंस बोर्ड टिपिकली ओवरसीज ईआरएम। एक तो है आपकी वो रिस्क की पॉलिसी, और फिर रिस्क का गवर्नेंस। गवर्नेंस का लफ्ज जहां आ जाए ना, तो आप समझें कि अब ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट आ गई है, हुक्म आ गया है ऊपर से, इसकी तामील लाजमी है। अगर हम गवर्नेंस की तामील ना करें तो इसका मतलब होगा कि हम बैड गवर्नेंस में जाने चले जाएंगे। ठीक है जी, पॉलिसीज बनाना एक बात है, असूल बनाना एक बात है, लेकिन कुछ असूलों की पाबंदी करवाना गवर्नेंस है। जो ज्यादा जरूरी चीजें हैं और जिनको लाजमी तौर पे उसी तरह होना चाहिए, ये उसकी गवर्नेंस इशू करते हैं। और गवर्नेंस वही ऑर्गेनाइजेशन लेवल की है, फिर वो पोर्टफोलियो लेवल पे आती है, फिर वो मजीद उसको टेलर करता है प्रोग्राम लेवल पे, फिर इस तरह प्रोजेक्ट लेवल पे। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि इवन प्रोजेक्ट लेवल पे जो गवर्नेंस है उसमें अलाइनमेंट ऊपर तक है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो ऊपर एक बात कही गई थी कि ये करनी है, वो प्रोजेक्ट में जाके गायब हो जाए। वो रहेगी, एक्सप्लेन ज्यादा हो जाएगी। ठीक है जी, तो हो सकता है गवर्नेंस में उसने कहा कि जी बस आप कीमत जो है इससे एक्सटेंड ना, इस लिमिट से बाहर ना निकले, और उससे बाहर ना निकले तो प्रोग्राम ने उसको अपने तरीके से डिफाइन किया, अपनी लिमिट्स लगाई, उससे नीचे वाले ने अपनी लिमिट्स लगाई, उससे नीचे वाले ने अपनी लिमिट्स लगाई। मगर ये है कि गवर्नेंस वही है जो अल्टीमेटली ऊपर दी गई है, ऊपर से नीचे आ रही है। तो एक तो वो ईआरएम वाला सिस्टम है और दूसरा उसके पीछे गवर्नेंस है। The application of ERM is influenced by industry regulations and organization context. लाजिम बात है, जिस तरह के शोबे में आप काम कर रहे हैं, जिस तरह के आपके इलाकाई कवानीन हैं, उनके वो भी बीच में मैटर करते हैं, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कोई खसूसी माहौल जो है वो भी मैटर करते हैं। By understanding the context in which the organization exists, portfolio, program, and project managers can tailor the optimal approach to risk management for their endeavors and simultaneously assist the organization in assessing and responding to risks. Many factors can also impact the extent of risk management practices. Some of these factors include capital availability, paisa, competitive landscape, मुकाबला, एंड रिस्क एटीट्यूड, वही जो हम पहले बात कर चुके हैं। तो ये चीजें जो हैं ये मैटर करती हैं। रिस्क मैनेजमेंट इन पोर्टफोलियोज, प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स अलाइन विद द सेटिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन। लाजमी तो ऊपर से जो सेटिंग हमें मिल रही है विजन, मिशन, गोल्स की, वैल्यूज की, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स की, उस माहौल के हिसाब से हम इसको नीचे ट्रांसलेट करते हैं। इट प्रोवाइड्स द इनपुट्स फॉर परसुइंग डिफरेंट अल्टरनेटिव।
याद रहे कि पोर्टफोलियो लेवल पे खास तौर पे हमारा ओनली कंसर्न यही होता है कि हम जो भी खर्च कर रहे हैं या पैसा लगा रहे हैं वो सही जगह पे लगा रहे हैं। अगर हम सही जगह पे नहीं लगा रहे तो पोर्टफोलियो को ये आजादी होती है कि वो उसको पैसे को वहां से खींच के कहीं और लगा दे, किसी मतलब ये प्रोजेक्ट बंद करके कोई और शुरू कर दे। Strategic goals and business objectives are developed to realize the organization's vision and mission in line with core values. Once these goals and objectives are set, they become inputs for risk management. If there are potential conflicts between strategic goals and the portfolio of the work, then the risk is escalated to the proper level of management. मतलब ये है कि जो स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं वो कुछ और हैं, वो कुछ और कह रहे हैं, पोर्टफोलियो कुछ और कह रहे हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लाजमी बात है कि स्ट्रेटेजिक गोल से तो अलाइनमेंट आपकी जरूरी है ना, पोर्टफोलियो है, प्रोग्राम है या प्रोजेक्ट है, जो कुछ भी है उसकी स्ट्रेटेजिक गोल्स के साथ या स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ तो अलाइनमेंट जरूरी है। अगर वो नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि ये मसला है और इस मसले को रिजॉल्व करने के लिए एस्केलेट करना पड़ेगा टू द रिक्वायर्ड और प्रॉपर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कौन इसके ऊपर फैसला देगा? ये वही फिर उसने वही करने के लिए कि अगर आपके लेवल पे नहीं हो रहा तो अपने से ऊपर वाले को भेजें, उससे नहीं हो रहा तो उससे ऊपर वाले को जाएगा। तो ये वही वाला डायग्राम दोबारा एक दफा दिखाए। फिर जनाब लिंकिंग प्लानिंग विद एग्जीक्यूशन थ्रू पोर्टफोलियो प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। Portfolio program and project management refers to the domains in the organizational project management framework for managing capabilities and enhancing existing value or creating new value. ये मकसद है हमारा प्रोग्राम ओवरऑल ओपीएम का। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या करती है? इट सर्व्स एज अ ब्रिज दैट कनेक्ट्स स्ट्रेटेजिक प्लानिंग विद बिजनेस एग्जीक्यूशन बाय फोकसिंग ऑन सिलेक्टिंग राइट पोर्टफोलियो। कैसे करती है? बाय फोकसिंग ऑन सिलेक्टिंग द राइट पोर्टफोलियो कंपोनेंट। कौन कौन से प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स और या फिर ऑपरेशनल इनिशिएटिव्स ऐसे हैं जिनकी कॉम्बिनेशन बनाई जाए विच इज द मोस्ट इफेक्टिव, मोस्ट सूटेड, और उसमें हमारा पैसे का सबसे सही इस्तेमाल होगा। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट enables the organization to achieve alignment with the strategy and to invest their resources wisely and effectively. यही काम है पोर्टफोलियो का। प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आर देन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। असल काम जो होना होता है वो पोर्टफोलियो नहीं करता, वो प्रोग्राम और प्रोजेक्ट्स करते हैं। मतलब चेंज लाने का अमल असल में ज़हूर पजीर होता है प्रोग्राम और प्रोजेक्ट्स में, बल्कि प्रोग्राम के अंदर भी प्रोजेक्ट ही होते हैं ना, तो प्रोजेक्ट में होता है। These activities are performed within an environment that is full of risk. जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं हमें एहसास हो रहा है कि हम रिस्क को खोलते जा रहे हैं। While OPM enables an organization to leverage its results and implementation success and supports a healthy organization within the competitive and rapidly changing environment, it is not risk free. आप एक अच्छा माहौल भी बना लें, अवेयरनेस भी फैला दें, रिस्कों का भी बता दें लोगों को, रिस्क मैनेजमेंट की भी बड़ी तालीम दे दें और बड़ा अच्छा इन्फोर्स कर दें, लेकिन ये समझ लीजिए ये मकड़ी का जाल है। इस इतना पढ़ लिख के और इतना अच्छा होने के बावजूद ये ना समझिए कि ये सफर आसान है। रिस्क आपको तंग करेगा, हर सूरत में करेगा, लेकिन लाजमी बात है जो रिस्क के से प्रोन नहीं है लोग, जो लोग रिस्क को लिफ्ट नहीं कराते, आई मीन जो रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते, उनके लिए तो और ज्यादा मुश्किल काम होगा ना। आप तो फिर को थोड़े प्रोएक्टिव हैं और आपने कुछ सोच लिया, जिन लोगों ने कुछ सोचा नहीं वो तो बहुत बुरी तरह से भुगतेंगे। Therefore, it is essential for organizational leaders and managers to recognize the importance of managing risk to tackle threats and enable opportunities. Portfolio program and project manager work inclusively. किन कामों के ऊपर? ये वही काम है, आइडेंटिफाई करना, एनालाइज करना, एवेलुएट करना, प्रायोरिटाइज करना, रिकमेंड करना, प्लान करना और इम्प्लीमेंट रिस्क रिस्पॉन्सिव। ये वो सारे काम आ गए। फिर मॉनिटर करना उसकी प्रोग्रेस रिस्क की, और आखिर में एडजस्ट करना अपने रिस्क रिस्पॉन्स प्लानिंग को अप्रोप्रिएटली। फिर आ जाती हैं जी स्कोप ऑफ अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। रिस्क के हवाले से बात हो रही है। अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी ऑफ रिस्क मैनेजमेंट आर शेयर्ड बाय स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व इन पोर्टफोलियो प्रोग्राम और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। पहले तो ये तीनों चीजों को समझ लीजिए कि अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, अथॉरिटी क्या होती है। जनरली स्पीकिंग, द टॉप पर्सन is always accountable,
मिसाल के तौर पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर इज हैपनिंग इन द कंट्री, वेदर द डिसीजन उससे जबरदस्ती लिया गया, वेदर किसी ने उसे धोखा दे दिया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इफ एनीथिंग विल हैपन ही विल हैव टू टेक ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बहुत ही बेवकूफों वाली अप्रोच है कि मुझे तो पता ही नहीं चला, मैं तो सुबह उठा तो मुझे ख्याल आया या खबरों में मैंने पढ़ा। दिस इज स्टूपिड। मतलब ये बहुत बचगाना किस्म का आर्गुमेंट है। एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है, वो जनरल कौन सा था, मुझे अभी जेन से नाम निकल रहा है, वो जब जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कैप्चर हो गया तो जो जनरल था इनका अमेरिकन का, वो लिखता है कि जी मैंने जो उनका किंग था, जो उनका क्या होता है रॉयल्टी जो है जापान का, हिरोशिमा क्या नाम था उसका, कहता है कि वो लाजमी बात है वो रॉयल्टी थी, तो हमने ये फैसला किया कि हम रॉयल्टी के साथ किसी किस्म की कोई बदतमीजी नहीं करेंगे, उनका जो हक बनता है, जो जो इज्जत बनती है, हम उनको वो देंगे और उस तरह से बात करेंगे। तो उसने कहा कि मैंने फिर उससे उसके पास जाके मिलने से ग्रेस किया कि कहीं कोई इस तरह की वो बुरा ना फील करेगा, यार ये इन्वेडर्स आ गए हैं मेरे पास। तो उसने कहा कि मैंने इंतजार किया कि वो खुद मुझसे मिलने की कोशिश करे, तो फिर मैं उसको उससे बाकायदा एक मुलाकात रखूं। कहता कुछ अरसे के बाद उसने मुझे कांटेक्ट करने के लिए मैसेज भेजा और उसको पूरे प्रोटोकॉल के साथ हमने बुलाया, और कहता कि उस जमाने में इस बात का बड़ा जोर था कि जी वॉर क्राइम्स हो गए हैं और इसको भी मार दो उसको भी मार दो। तो उसमें टॉप लिस्ट पे उन्होंने किंग का नाम इसका रखा हुआ था कि जी इसको मारे। मतलब बहुत प्रेशर था पूरी दुनिया की तरफ से कि इन लोगों को उड़ा दो। तो कहता हमने बहुत मुश्किल के साथ ये फैसला किया और लोगों को समझाया कि नहीं यार ये रॉयल्टी है, इसको नहीं उड़ाना, ठीक है जी, इसको हम इसकी पूरी इज्जत देंगे, सारा कुछ देंगे। कहता है कि वो ये हमने फैसला किया हुआ था, और जब मीटिंग हुई तो मैंने उससे जब बातचीत की और ये सारा हिसाब किताब, तो मैंने उसे कहा कि जनाब आप मतलब ये उसे बताया नहीं उसने कि हमने ये फैसला कर लिया, लेकिन उसको तो पता होगा कि पूरी दुनिया में क्या शोर मचा हुआ है। कहता वो उसने आके मुझसे ये कहा कि मैं एक ही बात करने आया हूँ, और वो ये है कि अब चूंकि हम कैप्चर हो चुके हैं और अब हम आपके मतलब कंट्रोल में हैं, तो मैं एज अ किंग आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वट एवर डिसीजन हैड बीन टेकन बाय जापान, और मैं हर सजा के लिए तैयार हूं। आप लोग मुझे उड़ाना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, मैं ये कहूंगा कि इन मेरे मेरे लोगों से पहले मुझे मारें और सिर्फ मुझे ही मारें। अब आप जरा ये देखें, दिस इज द अकाउंटेबिलिटी, दिस इज द लेवल ऑफ अकाउंटेबिलिटी। जो बंदा सबसे ऊपर बैठा है वो दूसरों के लिए बफर बन जाता है और वो सारा इल्जाम अपने सर ले लेता है। बल्कि इल्जाम भी नहीं कहना चाहिए भाई, अगर आपके होते हुए, आपकी हुकूमत होते हुए अगर चीज गलत हो रही है तो आप उस जिम्मेदारी कबूल करने की भी इतनी वो जिगरा रखें ना। तो मतलब ठीक है, वो हम समझते हैं कि लोग सीख रहे हैं और अभी जो लोगों को इन चीजों का एहसास नहीं होता कि अकाउंटेबल कौन है और कैसे होता है। फौज में इसका कंसेप्ट बहुत क्लियर है कि जो कमांडिंग ऑफिसर होता है वो जो कुछ भी उसकी ऑर्गेनाइजेशन में हो जाए, बेशक एक आदमी तिब्बी मौत मर जाए, ही इज हेल्ड अकाउंटेबल कि भाई तुम्हारे दौर में इतने बंदे मर गए हैं तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, और वो उसके ऊपर कुछ वो भी नहीं करता। और अगर उसके निचले वालों ने कोई गलती की होती है तो वो उनको भी कवर अप कर देता है और खुद उनकी उनकी जगह अपनी गर्दन पेश कर देता है। तो जितनी ज्यादा बढ़ती है जिम्मेदारी उतना आपकी अकाउंटेबिलिटी ज्यादा होती है। अच्छा, ये तो हो गई कि गला आपने अपना आगे पेश किया हुआ है, अकाउंटेबिलिटी ये चीज है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी है डे टू डे वर्किंग। ये जो इस हुकूमत का काम है, जो इसका काम चलाने के लिए जिन लोगों को जिम्मेदारियां बांटी गई हैं, मिसाल के तौर पे इसको एक मिनिस्टर ऑफ रेलवे बना दिया, इसको मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर बना दिया, ये जो जिम्मेदारियां बांटी जाती हैं प्रोजेक्ट के अंदर भी हम जो जिम्मेदारियां बांटते हैं वो लोगों को बांटते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर को जो जिम्मेदारी दी गई है वो अकाउंटेबल नहीं है, अकाउंटेबल उसका बड़ा बॉस है।
जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है या स्पॉन्सर है, वो अकाउंटेबल है, उसकी गर्दन कटेगी बुनियादी तौर पर। लेकिन डे टू डे वर्किंग के लिए जिन लोगों को, प्रोजेक्ट मैनेजर को, फिर प्रोजेक्ट मैनेजर नीचे के लेवल में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, और इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ अथॉरिटी भी मिलनी चाहिए ताकि हर बात के लिए उसे इजाजत लेने ऊपर ना जाना पड़े। और मेरा ख्याल है आप ये बात बहुत अच्छी तरह समझते होंगे कि आपको जिम्मेदारी दे दी जाए और अथॉरिटी ना दी जाए तो आप बिल्कुल एक स्पाइनलेस किस्म के लीडर होंगे, आप कुछ कर ही नहीं सकते मगर आप जिम्मेदार हैं। सो इसी कॉन्सेप्ट को, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी के कॉन्सेप्ट को अगर हम रिस्क मैनेजमेंट के पैराए में देखें तो दिस इज शेयर्ड, these three things are shared by various stakeholders जो कि प्रोजेक्ट, प्रोग्राम और पोर्टफोलियो में एग्जिस्ट करते हैं। अकाउंटेबिलिटी इज इंडिविजुअल बाय नेचर एंड डिराइव्ड फ्रॉम अ पोजीशन हेल्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, ये आपकी पोजीशन की वजह से आप अकाउंटेबल हैं, जैसे प्रोजेक्ट डायरेक्टर है या प्रोग्राम डायरेक्टर है या समथिंग लाइक दैट। सीईओ इज अकाउंटेबल फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन। अकाउंटेबिलिटी इज रिलेटेड टू अथॉरिटी, डायरेक्ट अथॉरिटी होती है उसके पास, मतलब तो उसके पास तो कुल अथॉरिटी है ना। जो बंदा अकाउंटेबल है वो तो जो फैसले लिए जा रहे हैं उनको इनकार भी कर सकता था कि ये फैसला ना लो, तो उसके पास फुल अथॉरिटी होती है। इन दैट वन इज यूजुअली हेल्ड अकाउंटेबल विद इन वंस लिमिट ऑफ अथॉरिटी। जिसकी जितनी अथॉरिटी होती है उसको उसके मुताबिक अकाउंटेबल ठहराया जा सकता है। इसका मतलब है कि मैं अथॉरिटीज नीचे जब देता हूं तो उनको कुछ कुछ अकाउंटेबिलिटी भी शिफ्ट हो जाती है और उसकी अथॉरिटी की मुताबिक। However, one still may be held accountable beyond one's authority to act. ठीक है जी, कुछ केसेस में हम मतलब कुछ ऐसे लॉसेस होते हैं जो बहुत बड़े लॉसेस होते हैं, नेशनल लॉसेस होते हैं समथिंग, तो कुछ लोगों को कभी कभी उनकी अथॉरिटी से बढ़ के भी अकाउंटेबल करार दिया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा अकाउंटेबल सबसे ऊपर वाला आदमी है, उसके पास सारी अथॉरिटी है। अब वो ये नीचे वालों को अकाउंटेबल ठहरा सकता है किसी हद तक, जिस हद तक उसने उन्हें अथॉरिटी नीचे ट्रांसफर की है। रिस्पॉन्सिबिलिटी रिजाइड्स इन एन इंडिविजुअल बाय द असाइनमेंट ऑफ अ फंक्शन और टास्क। जिसको आपने कोई काम दिया है वहां उसको जिम्मेदारी दी है। बाय एक्सेप्टिंग द असाइनमेंट इंडिविजुअल टेक्स ऑन द एसोसिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। द फैक्ट दैट others higher in organization may also be held responsible or accountable does not diminish the responsibility held by the individual. वो जो हमने कहा ना कि नीचे वाला बंदा थोड़े से लेवल की अकाउंटेबिलिटी उसकी होगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि चीफ एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओवरऑल जो उसकी अकाउंटेबिलिटी है टॉप लेवल की, वो है ही है। द असाइनिंग इंडिविजुअल स्टिल इज हेल्ड अकाउंटेबल। जो जिम्मेदारियां बांट रहा है वो फिर भी अकाउंटेबल रहेगा फॉर द डेलीगेटेड टास्क, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज पास्ड टू द असाइंड इंडिविजुअल। जो डे टू डे वर्किंग की जिम्मेदारियां हैं वो नीचे नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह डेलीगेट हो सकती है एंड गिव्स एन इंडिविजुअल द एबिलिटी टू मेक डिसीजंस विद इन डिफाइंड बाउंड्स। उसको उसकी हदूद बता दी जाती हैं, इन हदों में रह के तुम फैसले कर सकते हो। अकाउंटेबिलिटी एंटरप्राइज लेवल के ऊपर ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इज टू अप्लाई knowledge, skills and good practices to manage the area of focus within the risk threshold that is acceptable to the organization level की बात हो रही है, तो organization का risk threshold maintain करना है। Purpose is to minimize the impact of threats are to protect the organization from loss and to embrace opportunities that translate to value. आपने value बढ़ानी है। The management of risk across the continuum of portfolio, program and project require collaboration throughout the enterprise. ऊपर से नीचे तक collaboration चलनी चाहिए and the recognition that the failure to allocate the appropriate amount of resources could jeopardize the organization's strategic objective. इस बात का एहसास हो कि जी हम काम तो करने को कह रहे हैं अगले को, उसको रिसोर्सेज नहीं दे रहे, तो उससे आपका वो पूरा ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव तबाह हो, बर्बाद हो सकता है। तो इतनी अकल तो हमारे एग्जीक्यूटिव्स को होनी चाहिए कि एक इंपॉर्टेंट चीज को डैमेज ना होने दें। वो सिर्फ
कुछ रिसोर्सेज को बचाने के लिए पूरी स्ट्रेटजी का बेड़ा गर्क करने को तैयार हो जाते हैं। इसको कहते हैं पेनी वाइज पाउंड फुलिश। टका टका बचा रहे होते हैं और लाखों करोड़ों का नुकसान कर लेते हैं। Portfolio, program, and project management are responsible for supporting management policies, defining roles and responsibilities, setting targets, and overseeing implementation. The managers of the work are responsible for keeping senior management apprised of ongoing risk exposure and corresponding action. अब प्रोजेक्ट मैनेजर है वो अपने ऊपर के लेवल को बताएगा कि जी मेरे क्या रिस्क एक्सपोजर्स हैं, मेरे क्या कॉरस्पॉन्डिंग एक्शंस हैं। इसी तरह वो अपने से ऊपर लेवल को बताएगा, वो पूरे अपने प्रोग्राम के बारे में बताएगा, पोर्टफोलियो वाला उससे ऊपर के लेवल पे बताएगा। तो ये पूरी अकाउंटेबिलिटी नीचे से ऊपर चलती जाती है। पोर्टफोलियो लेवल के ऊपर इन सम केसेस पोर्टफोलियो में एग्जिस्ट फॉर ब्रीफ पीरियड्स, however portfolio often exists for as long as the organization itself exists। जो मैंने आपसे बात की थी कि पोर्टफोलियोज कुछ ऑर्गेनाइजेशन जिनमें बहुत ज्यादा कंसिस्टेंटली प्रोजेक्ट प्रोग्राम नहीं होते तो वहां पोर्टफोलियो खत्म भी हो जाता, गायब भी हो जाता कुछ देर के लिए, क्योंकि आजकल कोई पोर्टफोलियो नहीं है क्योंकि वो प्रोजेक्ट कोई नहीं चल रहा। लेकिन अगर देखा जाए तो पोर्टफोलियो बुनियादी तौर पर एक अलग एंटिटी है और जब ये एग्जिस्ट कर रहा हो तो प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम चलते रहने चाहिए। As a result, portfolio managers may oversee activities or authorize components that may take several years for the organization to realize the value of the investment. Long term है ना ये। Any change in this landscape has direct implications on the organization's strategic objectives. Specific external factors can include regulatory requirements or mandates, market conditions, and organizational restructuring. ये पोर्टफोलियो लेवल के ऊपर बात हो रही है। पोर्टफोलियो के जो रिस्क मैनेजमेंट टैकल करती है वो स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूशन और स्ट्रेटेजिक रिस्क है, स्ट्रक्चरल रिस्क है। ये क्या है? ये है कि कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा रिस्की है। वो जो हम कह रहे थे ना कि ओवरऑल रिस्क आप हर प्रोजेक्ट का निकालते हैं, वो आते हैं पोर्टफोलियो के पास, प्रोग्राम्स के भी और प्रोजेक्ट्स के भी, और वो फैसला करता है कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा रिस्की है, इसको करना चाहिए, कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। इस तरह के डिसीजन ये लेता है कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया जाए। Whereas program risk management evaluates risk across a related set of components, मतलब जो उसके अपने प्रोजेक्ट्स हैं वो उनके अक्रॉस चलता है। और पोर्टफोलियो रिस्क मैनेजमेंट इज ब्रॉड एंड कंसिडर रिस्क दैट कुड इम्पैक्ट अनरिलेटेड कंपोनेंट्स। उसमें वो ये नहीं देखता कि इन कंपोनेंट्स का आपस में कोई ताल्लुक है या नहीं है, वो कहता है ये फीजेबल नहीं है या इधर पैसा नहीं लगाना चाहिए, कहीं और लगाना चाहिए। तो ये नहीं देखता कि वो किसी प्रोग्राम का हिस्सा तो नहीं है। एंड ऑपरेशनल एक्टिविटीज विद इन दी पोर्टफोलियो। एक बात मैं यहां वाजे करता जाऊं कि पोर्टफोलियो कैन डिसाइड द फेट ऑफ अ प्रोग्राम बट इट कैन नॉट टेल द प्रोग्राम कि तुम अपना फलाना प्रोजेक्ट बंद कर दो। प्रोग्राम की किस्मत का फैसला देगा, प्रोजेक्ट की किस्मत का फैसला पोर्टफोलियो नहीं दे सकता। वो प्रोजेक्ट जो प्रोग्राम के अंदर है। हाँ, अगर कोई इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है उसकी किस्मत का फैसला वो कर सकता है डायरेक्टली, लेकिन प्रोग्राम को ये फोर्स नहीं कर सकता कि तुम अपना प्रोजेक्ट बंद करो। पूरा प्रोग्राम बंद करना है वो ये कर सकता है। एज अ रिजल्ट, पोर्टफोलियो मैनेजर्स address several challenges when managing risk because portfolio level risk encompasses both external and internal factors by bridging organizational strategy to implementation। फिर जी प्रोग्राम लेवल आ जाता है। रिस्क दैट आर evaluated span the related component। related components के प्रोग्राम्स हैं, प्रोग्राम हैं और कुछ होती हैं आपकी प्रोग्राम एक्टिविटीज, वो भी कंपोनेंट कहलाती हैं। बेसिकली प्रोजेक्ट ने तो अपना काम कर दिया ना, जब कर दिया तो वो जो चीज बन के आ गई है उससे बेनिफिट निकालने का काम प्रोग्राम की एक्टिविटीज का होता है। और प्रोग्राम एक्टिविटीज मतलब आपने एक स्कूल बना दिया, अब स्कूल को चलाना है तो चलाएगा कौन? प्रोग्राम की एक्टिविटीज चलाएंगी। और जब वो जो बेनिफिट उससे रियलाइज होना था वो हो जाएगा तो तब उनका काम इस प्रोजेक्ट के हवाले से खत्म होगा। प्रोजेक्ट खत्म हो गया पहले, लेकिन प्रोजेक्ट से फायदा लेने तक प्रोग्राम चलता रहेगा। और मीनवाइल और भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो साइमल्टेनियसली कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो प्रोग्राम एक्टिविटीज जो हैं वो कोऑर्डिनेट करती रहती हैं प्रोजेक्ट के साथ। प्रोजेक्ट खत्म भी हो जाते हैं तो उनका आउटपुट लेके उसको रन करती रहती हैं और उनको बेनिफिट तक लेके जाती हैं। फिर ये जितने भी बेनिफिट आए होते हैं इनको यूनिफाई करके
जो प्रोग्राम के लेवल के बेनिफिट हैं वो यील्ड करती हैं, और फिर हैंड ओवर करके तब कहीं जाके प्रोग्राम खत्म होता है। इसलिए प्रोग्राम्स की यूजुअली लाइफ ज्यादा होती है। So the risks that are evaluated span the related components and, if triggered, could have a positive or negative impact on one or more components. अगर एक प्रोग्राम लेवल रिस्क है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो कंपोनेंट्स पे भी जा सकता है। वर्किंग विद अ कंपोनेंट मैनेजर, कंपोनेंट का मतलब वही प्रोजेक्ट मैनेजर, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम मैनेजर टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज दीज रिस्क। ऐसे रिस्क जो प्रोग्राम लेवल के हैं उनको मैनेज करना प्रोग्राम मैनेजर का काम है। और कुछ जब प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो प्रोजेक्ट के लेवल के जो रिस्क हैं वो प्रोग्राम मैनेजर नहीं देख रहा, वो प्रोजेक्ट मैनेजर ही देख रहा है, उसका फुली इंचार्ज वो है। लेकिन मैं उन रिस्कों की बात कर रहा हूं जो एक वक्त में एक से ज्यादा कंपोनेंट्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं या प्रोग्राम की एक्टिविटीज को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो मतलब प्रोग्राम लेवल के जो इश्यूज हैं उनको जो डील करते हैं वो रिस्क प्रोग्राम मैनेजर की जिम्मेदारी में आते हैं। व्हेन मैनेजिंग स्ट्रेटेजिक रिस्क, program managers may identify new risks that exceed the organization's risk appetite and could directly impact the program. तो ये वही वाला काम है, प्रोग्राम मैनेजर भी अपने रिस्क आइडेंटिफाई करता रहता है। स्ट्रेटेजिक रिस्क प्रेजेंट बोथ अ थ्रेट और एन अपॉर्चुनिटी। द प्रोग्राम मैनेजर evaluates and reviews a set of response actions. वही जैसे हम रिस्पॉन्सेज बनाते थे यहां पर भी रिस्पॉन्सेज बनेंगे। Within the program, risk can affect the delivery of specific component. लाजिम बात है कि कोई ऐसा रिस्क प्रोग्राम लेवल का हो सकता है जिससे किसी कंपोनेंट प्रोजेक्ट के ऊपर फर्क पड़ रहा हो और उसकी परफॉर्मेंस आगे पीछे हो जाए, तो फिर हम उसको रीहैश कर लेते हैं। जैसे हम प्रोजेक्ट में प्लान अपडेट करते हैं, प्रोग्राम मैनेजमेंट प्लान अपडेट कर लेते हैं, मास्टर स्केड्यूल अपडेट कर लेते हैं। द प्रोग्राम मैनेजर एडवाइज देयर कंपोनेंट मैनेजर्स ऑफ एनी शेयर्ड रिस्क एंड रिस्पॉन्स प्लान्स दैट रिलेट टू द इंडिविजुअल कंपोनेंट। There may be economies of scale and scope in that the shared risk may be managed by initiating one risk response at the program level. ये उसकी इसने बात की कि जी अगर 10 प्रोजेक्ट हैं प्रोग्राम के अंदर और 10 में एक ही तरह का प्रोजेक्ट रिस्क है, तो बजाय इसके कि 10 प्रोजेक्ट मैनेजर उन अपने अपने तरीके से उस रिस्क को हैंडल करें, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल में वो ये कहता है प्रोग्राम टेक्स ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हैंडलिंग विद दैट रिस्क एज अ प्रोग्राम लेवल, और इस तरह वो एक ही जगह से सारे के सारे रिस्क हैंडल हो जाते हैं। ये ऐसे ही है कि मतलब सब 10 बंदों ने 10 कमरे बनाने और एक ही तरह का सामान सबका मंगाना है, तो ऐसा सामान प्रोग्राम मैनेजर क्यों ना मंगवा दे आपको, उसको वो कुछ डिबेट पे भी मिल जाएगा, वो ज्यादा बल्क में मिल जाएगा। तो ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल इस बात को कहते हैं। फिर जी प्रोजेक्ट लेवल की अकाउंटेबिलिटी है। प्रोजेक्ट लेवल पे ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इज टू डिक्रीज द प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट ऑफ नेगेटिव रिस्क, इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट ऑफ पॉजिटिव रिस्क। सीधी सीधी बात है। Project managers are accountable. Project managers are accountable for evaluating, reporting, and managing both individual and overall project risk within the constraints of the project. They may escalate certain risks. किसको करेंगे escalate? वो रिस्क जो समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट से ऊपर के लेवल के हैं। Certain risks too are received guidance from sources such as program manager, portfolio manager, and project management office, governance board, and other leadership entities depending on the complexity of the initiative and organizational inputs. All project team members have the responsibility for managing risk. For example, identification of risk during initiation. कुछ लोगों की ये सब सारी टीम जो है वो जिम्मेदार है रिस्क आइडेंटिफाई करने की एक्टिविटी की। एवरीबॉडी आइडेंटिफाइज। इट इज नॉट ओनली द रिस्क मैनेजर जिसकी ये जिम्मेदारी है या प्रोजेक्ट मैनेजर जिसकी ये जिम्मेदारी है, रिस्क आइडेंटिफाई करने की जिम्मेदारी हर किसी की है। और ये नॉर्मली एक पूरी टीम इकट्ठे बैठ के ये काम करती है, ये कोई एक दो लोग बैठ के नहीं करते, पूरी टीम बैठती है और उनकी पूरी एक्सरसाइज की जाती है। क्लैरिफिकेशन ऑफ द ट्रिगर इवेंट्स एंड आर अवेयरनेस ऑफ पोटेंशियल न्यू रिस्क दैट कुड अफेक्ट द एंडेवर। ओके जी, यहां मैं थोड़ी देर के लिए रुकूंगा जी, थोड़ी सी ब्रेक कर लें फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या ख्याल है? ठीक है सर, बिल्कुल सही। तो अबाउट 10 मिनट्स फिर मैं वापस आता हूँ। श्योर सर, ओके। जी जनाब, आई एम बैक। आप लोग हैं?
जी सर। राइट जी। जी यासिर। जी ओके सर, जी। बस मैं वही हैंड रेज कर रहा था, मौजूद हूँ। अच्छा अच्छा, थैंक यू वेरी मच। ओके। अच्छा जी, तीसरा आपका आ जाता है 3.3 जनरल अप्रोचेस जो रिस्क मैनेजमेंट की हैं। अ, वो रिस्क एक ऐसी चीज है जो प्रोजेक्ट प्रोग्राम पोर्टफोलियो में सब जगहों पे होता है, और एक हमें एक मैकेनिज्म चाहिए, एक सिस्टमेटिक अप्रोच चाहिए इन रिस्कों को मैनेज करने की, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर्ड हो सकती है टू अचीव इट्स स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। उसकी यहाँ पे डिस्कस कर रहा है। कहता है इन दिस कॉन्टेक्स्ट द रिस्क मैनेजमेंट कंसिडरेशंस इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू, नंबर एक, इवेंट आर सर्कमस्टांस दैट मे अकर इन द फ्यूचर। एक रिस्क की डेफिनेशन यही है ना, रिस्क इज अ इवेंट विच हैज अ लाइक्लीहुड ऑफ हैपनिंग। तो ये इवेंट या सर्कमस्टांस होता है जो कि अभी तो अकर नहीं हुआ, जिसके होने का इम्कान है इन फ्यूचर। सो इसकी ये वेरिएबिलिटी भी है और एम्बिग्यूटी भी है, कितना ज्यादा सख्ती के साथ होगा और कितनी क्या अश्योरेंस क्या है कि होगा भी कि नहीं होगा। इवेंट्स दैट कुड हैव पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन वन और मोर ऑब्जेक्टिव्स। वन और मोर ऑब्जेक्टिव्स आपको पता ही है, स्कोप टाइम एंड कॉस्ट है, और उसमें फिर वो कह रहा है कि एंटरप्राइज प्रोजेक्ट प्रोग्राम पोर्टफोलियो चारों चारों लेवल्स के ऊपर प्रोबेबिलिटी उसकी क्या है, इम्पैक्ट उसका क्या है, और एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू इन्फ्लुएंस फेवरेबल आउटकम। ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है, मतलब उसको कोई रिस्पॉन्स बना सकती है, उसको काम ज्यादा कर सकती है। अगर नहीं कर सकती वो तो फिर बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है ना चीज। लेकिन अगर कुछ किया जा सकता है उसके, अगर नेगेटिव इम्पैक्ट है उनको रिड्यूस करने का या पॉजिटिव इम्पैक्ट है उनको बढ़ाने का, तो वो कितनी एबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन के पास। जब रिस्कों को वैल्यूएट करना हो तो उसके क्या फैक्टर्स हैं अक्रॉस द कंटिन्यूम ऑफ वही एंटरप्राइज पोर्टफोलियो प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क एग्जिस्ट एट ऑल लेवल्स, और अभी आपको डायग्राम में दिखाते हैं कि फ्रेमवर्क फॉर क्लासिफाइंग रिस्क इन वन ऑफ फोर क्वाड्रेंट्स बेस्ड ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन द डिग्री ऑफ एम्बिगिटी एंड वेरिएबिलिटी। और ये जो अपेंडिक्स X8 है उसमें इसको ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है रिस्क क्लासिफिकेशंस को। ये है जी। अच्छा, अभी तक हम जो चीज पढ़ते आए हैं PMBOK में, हमने ये पढ़ा हुआ है कि नोन नोन होता है, नोन अननोन होता है, और अननोन अननोन होता है। ठीक है ना जी। अब इसने उसकी चार कैटेगरीज बना दी। उसने कहा नोन नोन, नोन अननोन, अननोन नोन, और अननोन अननोन। नोन नोन को कहता है फैक्ट्स एंड रिक्वायरमेंट्स, मतलब ये हमें पता है कि ये चीज होने का इम्कान है, इसका हमें अंदाजा भी है कि कितना इम्कान है, लेकिन उसमें वेरिएबिलिटी थोड़ी सी हो सकती है। सो दिस इज मैनेज एज अ पार्ट ऑफ स्कोप नॉट अ रिस्क। ऐसी चीजें जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो नोन नोन है, मतलब वो ये कहना ये चाह रहा है कि वो चीज जिसके बारे में हम मुकम्मल तौर पे श्योर हैं वो रिस्क ही नहीं है। आमतौर पे हम उसको नोन नोन को कहते थे, उस रिस्क को कहते थे कि जो जिसके बारे में हमें पता हो। लेकिन यहाँ पे वो ये कह रहा है कि जो चीज नोन नोन है वो रिस्क ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने उस जो क्लासिक कैटेगरी इधर कर दी, नोन अननोन। अननोन अननोन है, देर इज अ नॉलेज टू आइडेंटिफाई द प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट। ठीक है जी। अननोन नोन कौन सा है, इसके कुछ कुछ फैक्ट्स हिडन है। नॉलेज एग्जिस्ट इन द कम्युनिटी बट नॉट विद द एंटिटी वर्किंग ऑन द एंडेवर। और अननोन अननोन एमरजेंट रिस्क है, नॉलेज डज नॉट एग्जिस्ट विद इन द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो अब कैसे हो गया, नोन नोन है जिसको हम पूरी तरह से जानते हैं तो वो रिस्क तो ना हुआ। नोन अननोन है जिसके बारे में हमें नॉलेज है, वी नो अबाउट इट, उसको उसकी प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट को हम खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दिस इज अ क्लासिक रिस्क। अननोन नोन वो है जिसके बारे में फैक्ट्स कहीं ना कहीं अवेलेबल तो है, हमारे पास नहीं है। ठीक है, थोड़ा मशकूक रिस्क है ये। तो इसका नॉलेज एग्जिस्ट करता है
और कम्युनिटी से हमें लेना पड़ेगा। अननोन है, इसको एमरजेंट रिस्क भी कहते हैं, और इसके बारे में कुछ भी अवेलेबल नहीं है, मतलब यू कांट इवन गेस अबाउट इट। तो ये थोड़ा सा अपना जो पीएमबीओ के वाला नॉलेज था उसको पॉलिश कर लीजिए। अब जो नई डेफिनेशन है ये है, लेकिन इस तरह की चीजों से कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो जाता है। जो क्वेश्चंस आपके बने होते हैं आरएमपी के एग्जाम के अंदर, वो पुराने वाले भी बने हो सकते हैं, नए वाले भी हो सकते हैं। तो मतलब ये देख लीजिएगा कि किस तरह का सवाल है, और जबरदस्ती ये ठोंसने की कोशिश ना कीजिएगा। अगर आपको नजर आए कि वो ये नोन अननोन और अननोन नोन की बात कर रहा है, तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि ये इस रिस्क क्लासिफिकेशन की बात कर रहा है। अदरवाइज फिर वही वाला आप जो पहले पढ़ा हुआ है उसके हिसाब से, क्योंकि ये बड़ा प्रॉब्लम होता है एग्जाम के अंदर, पुराने क्वेश्चंस कुछ रिटेन किए होते हैं जो पुराने तरीके के साथ बने होते हैं, तो नए वाले तरीके को वो शायद नया रिटेन करे। Factors for evaluating risk में जनाब, in order to for risk management to take place, portfolio program project managers need to identify the risk probability and impact। ये तो हमें पता ही है, और वो कैसे probability 0 से 100 तक अब उसको परसेंटेज में निकाल लेते हैं। और impact जो है, that is risks should they occur can have either a positive or negative consequence for the organization। अब वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो ये उसका इम्पैक्ट है, लेकिन कितना है उसको भी हम किसी वैल्यू से असर्टेन कर सकते हैं। द मैग्नीट्यूड और सिग्निफिकेंस ऑफ द इम्पैक्ट may have varying implications and influences. There are additional factors to consider when evaluating risk. Some are included in the Appendix X6 on techniques for risk management framework. तो ये इंशाल्लाह हम आखिर में देखेंगे और इस पे मजीद बात होगी। फिर आजा जी रिस्क मैनेजमेंट की लाइफ साइकिल की बात आ जाती है। Risks are present in every organizational activity, especially across endeavors. Organization inertia, ये हम पहले inertia की बात कर चुके हैं, is inherently risky because products and services become stale over time and organizations may lose their competitiveness due to societal and technological changes. Exactly ये फिक्र हम पहले पढ़ चुके हैं। Risk can be difficult to manage because a single risk can have a different impact on various components of the portfolio program and across various levels of the organization. Okay, organizations build adaptive frameworks to ensure alignment with environmental competitiveness and confront increasing complexity associated with goal attainment and decision making. देखिए, ऑर्गेनाइजेशंस की जो लाइफ साइकिल्स बनाई जाती हैं, ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ साइकिल्स हैं या दूसरी लाइफ साइकिल्स हैं, उनके अंदर कम्प्लेक्सिटी बहुत मैटर कर रही है। कम्प्लेक्सिटी अगर ज्यादा होगी तो लाइफ साइकिल भी उसी के हिसाब से टेलर होगी। तो एक फ्रेमवर्क है जो हमने ऑर्गेनाइजेशन की इन्वायरमेंट को, उसकी कम्पिटिटिवनेस को और उसकी कम्प्लेक्सिटी को देख के इस्टेब्लिश करना है। कम्प्लेक्सिटी इनहेरेंट है, characteristic of the portfolio program and project and their environment, which is difficult to manage due to various aspects involved in the workflow. ह्यूमन बिहेवियर है, सिस्टम बिहेवियर है, अनसर्टेनिटी है, एम्बिग्यूटी है, ये सब चीजें मिल मिला के एक यूनिक कम्बिनेशन बनाते हैं। तो हमने उसका एक फ्रेमवर्क सा बना के रखना है। एक एडाप्टिव फ्रेमवर्क क्यों कहा है उसने, कि ऐसा फ्रेमवर्क जो हाईली टेलरेबल हो, कस्टमाइजेबल हो। ठीक है जी, हम एक जनरल फ्रेमवर्क बना लेते हैं और फिर उसको अपनी जरूरत के मुताबिक टेलर करते रहते हैं। कंप्लेक्सिटी impacts stability, predictability and capacity of both the organization and its activities to sustain its business. जहां तक कंप्लेक्सिटी का ताल्लुक है, वो कहता है जी आप ये नेविगेटिंग कंप्लेक्सिटी का जो स्टैंडर्ड मैंने आपको प्रैक्टिस गाइड दिखाई थी, वो कहता है जी इसको एक नजर मार लें और इसमें आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या क्या चीजें आपको कंप्लेक्सिटी में देखनी होती हैं। An integrated view of risk management is required to define the right construct in the organization's governance and operation. By establishing the appropriate framework, an organization is able to articulate objectives, define external and internal parameters for processing an effective risk management lifecycle, and establish risk criteria within the scope for the remaining processes through iterative activities. Purpose of establishing a framework is to align resources
and processes to the organization's strategies and objectives. The risk management lifecycle works within the risk management framework to ensure risks are managed in a structured manner, regardless of the portfolio, program, or project lifecycle approach. मतलब प्रोजेक्ट प्रोग्राम पोर्टफोलियो की कोई भी लाइफ साइकिल हो, रिस्क मैनेजमेंट की जो लाइफ साइकिल है वो रिस्क मैनेजमेंट के फ्रेमवर्क के मुताबिक हो. Risk management life cycle described in this section illustrates a structured approach for undertaking a comprehensive view of risk throughout the enterprise. मतलब अब आप देख लें कि एक तो वो है ना कि आइडेंटिफिकेशन से लेके और क्लोजिंग तक, और दूसरा है कि अक्रॉस द डोमेन्स, एंटरप्राइज से लेकर प्रोजेक्ट तक. इवन दो द वे ऑफ मैनेजिंग रिस्क differs between these domains and from one organization to another, an overall life cycle approach outlines a sequence of logical phases that can be iterated. अब ये हैं जी जो प्रोसेसेस हम जानते हैं, जो हम पीएमबीओ से जानते हैं. प्लान रिस्क मैनेजमेंट, जैसे रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनता है. आइडेंटिफाई रिस्क, जहाँ पे हम रिस्कों को इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करते हैं. क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, क्वांटिटेटिव परफॉर्म करते हैं, रिस्क रिस्पॉन्सेज बनाते हैं. ये प्लानिंग खत्म हो गई यहाँ पर. फिर हम इम्प्लीमेंट रिस्क रिस्पॉन्सेज एग्जीक्यूशन में करते हैं और मॉनिटर रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में करते हैं. तो ये जनाब आपकी ट्रेडिशनल लाइफ साइकिल है. अब इसको ये इस तरह से पेश कर रहा है, वही बात, प्लान रिस्क मैनेजमेंट, आइडेंटिफाई रिस्क, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव प्लान रिस्क रिस्पॉन्सेज और इम्प्लीमेंट रिस्क रिस्पॉन्सेज और मॉनिटर रिस्क. इस चीज को वो कह रहा है रिस्क मैनेजमेंट लाइफ साइकिल फ्रेमवर्क. राइट? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वही बात है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. बस उसने इसको लाइफ साइकिल कहा और साथ ये कहा कि इस लाइफ साइकिल को हम पोर्टफोलियो, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट में कहीं भी फिट कर सकते हैं, लेकिन उसको इस्तेमाल करने का तरीका मुख्तलिफ जगहों पे जरा डिफर जरूर करेगा. लेकिन जेनेरिक लाइफ साइकिल जो रिस्क मैनेजमेंट की है वो यही है. It has a dedicated and procedural and iterative workflow of activities and processes supported and performed across the enterprise and within the portfolio, program, and project domains. Because of the evolutionary nature of the risk management life cycle ensures a repeatable workflow. मतलब जब ये खत्म होता है तो फिर ये साइकिल चलती रहती है. मतलब यूं समझ लीजिए कि जब तक प्रोजेक्ट जिंदा रहेगा इसके रिस्क आइडेंटिफाई होते रहेंगे और ये बाकी सब कुछ होता रहेगा. जब प्रोजेक्ट खत्म होगा तो ये सिलसिला खत्म होगा. All these activities are performed in an integrated way within and across the portfolio, program, and project management domains. The iterative workflow of the risk management life cycle is embedded within a strategic execution framework where portfolio, program, and project management are linked to the organizational culture foundation, capabilities, and the use of organizational functions are performance domains. It is understood that once a portfolio, program, or project is closed, the risk management process terminates and the appropriate lessons learned are documented. The framework enables the overall risk processes to be implemented throughout a risk management plan within each domain as described. अब ये पांचवा छठा और सातवां चैप्टर उससे डील कर रहा है, जबकि हम पांचवें छठे को छोड़ देंगे पोर्टफोलियो और प्रोग्राम वाले को और सातवें पे चले जाएंगे फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. अब इसने जनाब इन चीजों को जो ये प्रोसेस थी जिसको हम पीएमबीओ के में प्रोसेसेस कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट की, यहाँ उसने लाइफ साइकिल कहा है. अब उसको ये डिस्क्राइब कर रहा है वन बाय वन. प्लान रिस्क मैनेजमेंट, अब ये ध्यान में रखिए कि ये जब अभी डिफाइन कर रहे तो ये तीनों पर्सपेक्टिव में कर रहे, पोर्टफोलियो, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट, सब. तो एक बात तो ये वाजे हो गई कि द मैकेनिज्म या द लाइफ साइकिल रिमेन्स द सेम रिस्क का जो है. तो इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट रिक्वायर्स द क्रिएशन ऑफ अ रिस्क मैनेजमेंट प्लान. पहला काम किसी भी तरह की रिस्क मैनेजमेंट में उसका रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनाया जाए. और आपको पता ही है कि रिस्क मैनेजमेंट प्लान के अंदर हम वो सारे प्रोसीजर्स लिख लेते हैं, प्रोसेसेस लिख लेते हैं कि किस किस तरह से हमने क्या क्या करना है. ठीक है, जब आइडेंटिफाई करना है तो किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कौन से उसूलों के ऊपर चलना है, वगैरह वगैरह. और उसमें लाजमी बात है गवर्नेंस के भी एलिमेंट आएंगे, उसमें ऊपर से भी जो चीज़ें प्रोग्राम पोर्टफोलियो की तरफ से आ रही हैं वो भी आएंगी, जो पॉलिसीज हैं वो भी आएंगी सारी. तो प्लान डिस्क्राइब्स हाउ द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेस
are to be carried out and how they fit in with other processes. On a broader level, the risk management plan describes the relationship among the risk management processes. आपको लाइफ साइकिल दिखाया है, इसके आपस में क्या लिंकेजेस है. General portfolio program or project management and the management processes in the rest of the organization. Initial risk management planning is carried out early in the overall planning of the work and the corresponding activities are integrated into the overall management plan. वो जो बात हमने की थी, पहली बात तो रिस्क मैनेजमेंट प्लान तो बनेगा ही बनेगा. बनाने के बाद हमने इसमें ये भी बताना है हाउ आर वी गोइंग टू इंटीग्रेट आवर रिस्क मैनेजमेंट विद अदर नॉलेज एरियाज. रिस्क मैनेजमेंट प्लान, वो जो हमने इंटीग्रेशन की बात नहीं की थी पहले, तो रिस्क मैनेजमेंट प्लान may need to be adopted as the needs of the work and stakeholders become clearer or change. जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, चीजें क्लियर होती जाएंगी, स्टेक होल्डर भी आते जाते रहेंगे. स्टेक होल्डर ऐसी चीज नहीं होता कि शुरू में आ गया तो अब ये हमेशा रहेगा हमारे साथ. स्टेक होल्डर की आनियां जानियां लगी रहती हैं और उनकी बदलने की वजह से भी कई दफा चीजें बदलती हैं, रिस्क भी बदलते हैं. The feasibility of risk management planning is dependent upon the features of the organization in which it is carried out. किस ऑर्गेनाइजेशन में आप कर रहे हैं, उनकी ओवरऑल टॉलरेंस क्या है, क्या हिसाब किताब है. फिर इसके अंदर जो रूल्स और गाइडलाइंस होती हैं, लाजमी बात है आपने रिस्क मैनेजमेंट प्लान के अंदर लिखनी है. लेकिन रिस्क मैनेजमेंट प्लान किस चीज का है? अगर ये प्रोजेक्ट का है तो प्रोजेक्ट के की रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स एंड गाइडलाइंस लिखेंगे. एंड याद रखिएगा कि जौन सा प्रोजेक्ट है, स्पेसिफिक टू दैट प्रोजेक्ट इट इज टेलर्ड. तो रूल्स एंड गाइडलाइंस डिफाइंड इन द रिस्क मैनेजमेंट प्लान में क्या बताता है कि कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का क्या है रिस्क के हवाले से, इट्स कैपेबिलिटीज रिगार्डिंग पीपल एंड बिहेवियर, फैसिलिटीज, और इसके वैल्यूज, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, ये सब कुछ रिस्क मैनेजमेंट प्लान में डिस्क्राइब करते हैं. द रिस्क मैनेजमेंट प्लान आइडेंटिफाइज एंड डिस्क्राइब्स रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसीजर्स and any other enterprise environmental factor that apply, such as strategic risk management, enterprise risk management and corporate governance processes. ठीक है जी, वो जो बातें हम पहले करते आए हैं उसको वैलिडेट कर दिया यहाँ पर. पर्पस इसका, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस आर टू डेवलप द ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी. ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर हम ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बनाते हैं, डिसाइड करते हैं हाउ द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस विल बी एग्जीक्यूटेड एंड कैसे उनको इंटीग्रेट किया जाएगा बाकी एक्टिविटीज, प्रोसेस या नॉलेज एरियाज के साथ. द रिस्क मैनेजमेंट प्लान डिफाइंस बोथ द नॉर्मल फ्रीक्वेंसी for repeating the process in addition to specific or exceptional condition under which the corresponding actions are initiated. मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी हम रिस्क को बार बार आइडेंटिफाई करते हैं. कब करते हैं? या तो आप बताएं, कोई फ्रीक्वेंसी बताएं कि जनाब हर हफ्ते हम रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे, मीटिंग होगी हर हफ्ते होगी या हर महीने होगी, या क्या उसके इंटरवल क्या रखना है. एक तो वो चीजें हैं. दूसरा, कुछ ऐसे सिचुएशंस होंगी जो ट्रिगर करेंगी कि जनाब जब ये हो जाए तो आप रिस्क आइडेंटिफाई कर लेना. मिसाल के तौर पे whenever there is a change request approved, new risk must be identified. या whenever there is a risk whenever there is a risk occurs, you must do the risk identification again. तो ये आपको यहाँ डिटरमिन करना होता है कब कब आपने इसकी फ्रीक्वेंसी क्या चलानी है, कब कब करना है. Corresponding risk management activities are integrated into the portfolio program or project management plan. The level of the risk that is considered acceptable, ये appetite की बात हो रही है, depends on the risk appetite of the relevant stakeholders. The risk appetite of the stakeholder may be influenced by the number of factors. These factors include the stakeholder's ability to tolerate uncertainty and the relative importance of achieving specific objectives. ये बात हम पहले कर चुके हैं, लेकिन ये आपके स्टेक होल्डर की आसानी है कि वो कितना रिस्क बर्दाश्त आराम से कर सकते हैं. The output of this analysis is then considered when applying the risk management processes, guidelines and rules for escalating risk related information to management and other stakeholders reflect the stakeholders' risk appetite and expectations. अच्छा जी, as the work evolves, maintaining effective communication with the stakeholders enables portfolio program and project manager to become aware of any changes in the stakeholder attitude and adopt the risk management approach to take into account any new factors. मैं जब स्टेक होल्डर से ये कहता हूं कि हमें अपनी कम्युनिकेशन कायम रखनी है, एक ताल्लुक कायम रखना है थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, उसका मतलब यही होता है
कि अगर उसके रवैये में कोई तब्दीली वाक़या होती है तो हमें पता चले। अगर वो कहता है मुंह से या नहीं कहता, मुझे एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि कोई तब्दीली, देयर इज समथिंग इन द एयर, और उसको फिर मैं एंटरटेन करूं, उस रिस्क को आइडेंटिफाई करूं। The risk management plan provides terminology used to describe risk, which allows participants to share a common understanding of the terms. लैंग्वेज जो बोली जा रही हो, लिंगो जो हो आपकी, वो कॉमन हो। ऐसा ना हो कि कोई किसी और तरह से, जैसे वो अभी डेफिनेशन हमने की नोन नोन की, अननोन अननोन की, वो डेफिनेशन पहले तो हमने कुछ और पढ़ी हुई थी, और यहाँ पे इस स्टैंडर्ड में उसने वो बिल्कुल ही चीजें चेंज कर दी। तो जो एक लैंग्वेज होनी चाहिए हमारी थ्रू आउट। Risk management plan also defines the critical value of risk management and the threshold that serve as parameters in a manner consistent with the scope of the work and the attitude of the stakeholders. Stakeholder का attitude बहुत ज़्यादा important है। Similarly, the risk management plan specifies the key numerical values required in quantitative analysis for decision making in risk response planning or risk monitoring. फिर जनाब टेलरिंग एंड स्केलिंग द रिस्क मैनेजमेंट प्लान, पोर्टफोलियो प्रोग्राम प्रोजेक्ट जो भी है आर एक्सपोज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क, सो ईच स्टेप इन द रिस्क मैनेजमेंट लाइफ साइकिल इज टेलर्ड एंड स्केल्ड टू मीट द वेरियस रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मतलब जिस किस्म का रिस्क आप हैंडल कर रहे हैं उसके हिसाब से आप इनको थोड़ा बहुत टेलर भी कर सकते हैं। द मैनेजमेंट प्रोसेस आर आल्सो टाइटली इंटीग्रेटेड बिटवीन पोर्टफोलियो प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट डोमेन्स। एक ही तरह की चीज है, हर जगह पे हो रही है, तो जनरली तो वही नॉलेज रहेगा, लेकिन सिर्फ लेवल ऑफ कॉम्प्लिकेशन का कॉम्प्लेक्सिटी चेंज होगी। द रिजल्ट फ्रॉम दिस इनिशियल स्टेप आर डॉक्यूमेंटेड and communicated and subsequently reviewed by the stakeholders to ensure a common understanding of the scope and objective for the risk management process. Risk management plan includes the tailored risk management processes, अगर कोई तब्दील की हैं आपने, which are based on the process maturity of the organization. Scalable elements of the process that are part of a risk management planning include, but are not limited to, क्या क्या चीजें हो सकती हैं जनाब इधर जो टेलरेबल है। अवेलेबल रिसोर्सेज जो हैं वो कम ज्यादा हो सकते हैं। एस्केलेशन पाथ क्या है, एस्केलेशन पाथ छोटा बड़ा हो सकता है। मेथोडोलॉजी एंड प्रोसेसेस यूज्ड, वो भी यू कैन चेंज योर मेथोडोलॉजी, आप कोई और मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करने, प्रोसेस कोई और इस्तेमाल करने। टूल्स एंड टेक्निक्स, यू हैव अ चॉइस। सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रिव्यू एंड अपडेट फ्रीक्वेंसी, ये भी आपकी मर्जी है, और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। सक्सेस फैक्टर फॉर प्लान रिस्क मैनेजमेंट, अब ये तो हो गया प्लान रिस्क मैनेजमेंट तो आपने कर लिया, किस तरह हम कहेंगे कि यार ये जो रिस्क मैनेजमेंट प्लान बन गया, ठीक बन गया। तो इसका जो क्राइटेरिया है इसका सक्सेस फैक्टर को देखने का फॉर अ वैलिड रिस्क मैनेजमेंट प्लान इज कि ये जो भी रिस्क मैनेजमेंट प्लान बना है इस पे सारे स्टेक होल्डर्स के साइन हो, सबने एक्सेप्ट किया हो कि हाँ जी हम इससे एग्री करते हैं कि ये जो भी है, तो एक जनरल इंस्ट्रक्शंस ही है ना बेसिकली इस प्रोजेक्ट के हवाले से। बाकी चीजें तो अभी आइडेंटिफाई होनी है, रिस्क आइडेंटिफाई होने, सब कुछ अभी होना है, लेकिन जो सूल लिखे गए हैं इससे सारे स्टेक होल्डर एग्रीड हो। उसका मकसद ये है कि सबको दिखाओ ताकि उन्हें पता हो कि दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू बी डूइंग। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायस एंड करेक्टिंग फॉर इट, यहाँ पे आप ये देखेंगे कि दो किस्म के बायस होते हैं, उनको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि लोगों का कोई बायस तो नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं अगर एक ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखता हूँ तो मेरा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बंदों का बायस होगा। अगर मेरा एक बंदा किसी कंपटीशन में खड़ा होता है तो मेरा दिल यही करेगा कि मेरा ही बंदा जीते। तो ये इस तरह के कुछ बायसेस होते हैं और उनको दुरुस्त करना होता है। तो इनको सच आइडेंटिफिकेशन ऑफ दोज बायसेस एंड करेक्टिंग देम, alignment with the internal and external constraints and priorities, balance between cost or effort and benefit, and completeness with respect to the needs of the risk management process. The purpose of risk identification, अगला आ गया जी identification, is to identify risk to the extent practicable, मतलब जितना मुमकिन हो सके। The emergent nature of risk, emergent कौन सा होता है जी रिस्क, बताएंगे?
Unknown unknown. नॉन अननोन कहा आपने? अननोन सर। अननोन अननोन बिल्कुल सही है। अननोन अननोन हमारा इमरजेंट रिस्क होता है। तो ये वो रिस्क होता है जिसका हमें कख नहीं पता होता, वी कांट थिंक ऑफ इट, और ये जनाब एकदम ढस धमाके से आगे पड़ता है। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि इसको आइडेंटिफाई किया ना जा सकता हो। जब ये रिस्क आपकी तरफ बढ़ रहा होता है, जब ये आपके करीब पहुंचता है, तो शॉर्ट टाइम के लिए पॉसिबिलिटी है कि आपको ये नजर आ जाए, लेकिन यूं समझिए कि ये जब फटने वाला होता है तो उससे जरा पहले ही शायद नजर आ सकता है। तो हमें फिर भी वी शुड बी एट अ वॉच आउट कि हमें जितना अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल जाए, 1 मिनट का मिल जाए या 1 घंटे का मिल जाए, हम कुछ ना कुछ उसका सबब निकाल लें। So emergent nature of risk requires the risk management process to be iterative, repeating the risk identification activities in order to find risks that were not previously evident. मतलब आप देखते रहें मौसम को, हालात को, वाकयात को, कोई चीज हिलती जुलती नजर तो नहीं आ रही। अगर आपको कोई आसार भी नजर आते हैं तो फौरी तौर पे उस चीज को नोट करें, और उसके लिए अगर देखें, जो आपने रिस्पॉन्स बनानी है वो अभी बनानी है, बाद में तो बन नहीं सकती ना रिस्पॉन्स। जब रिस्क फट जाएगा तो उसके बाद तो कोई रिस्पॉन्स नहीं बना सकते, फिर तो इशू हो गया। A variety of risk identification techniques are available, each with its own strengths and weaknesses. Again, अपेंडिक्स जी एक्ट 6 के अंदर है ऑन टेक्निक्स, तो ये भी आगे डिस्कस होती हैं। वन आर मोर टेक्निक्स आर सिलेक्टेड। अच्छा, ये ज़हन में रखिए, टेक्निक्स तो बहुत सारी लिखी होंगी ना, सारी की सारी तो नहीं थोप देनी हमने। एक से ज्यादा टेक्निक्स इस्तेमाल की जा सकती हैं एक ही काम करने के लिए, लेकिन आपने अप्रोप्रिएट सिलेक्ट करनी है कि कौन सी टेक्निक आपके जरूरत के हिसाब से इस स्पेसिफिक सिचुएशन में जौन सी आपको अब इस्तेमाल करनी चाहिए। फॉर मीटिंग द नीड्स ऑफ अ स्पेसिफिक पोर्टफोलियो प्रोग्राम आर प्रोजेक्ट, aim is to expose and document all knowable risks, recognizing that some risks are inherently unknowable and others emerge later in the work. एक तो अननोएबल है, इनको जाना जा ही नहीं सकता, और एक वो है जो देर से जाहिर होते हैं। जो देर से जाहिर होते हैं वो भी ठीक है, हम उनका कुछ ना कुछ इलाज तो कर ही लेंगे। कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि जो अननोन अननोन है, अगर उसको नोन अननोन या अननोन नोन की कैटेगरी में लाया जा सके तो बेहतर है। और वो आप अपने इल्म को बढ़ा के और क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके और मुख्तलिफ तरीकों से यू कैन ट्राई टू मेक इट पॉसिबल। और मतलब ये है कि जरा मेहनत करेंगे तो ये हो भी जाता है कि वो रिस्क नजर आना शुरू हो जाता है। जब आप रिस्क आइडेंटिफाई कर रहे हो तो आप अकेले ही बैठ के नहीं करते, लाजमी बात है, मैंने आपको ये बताया था कि पूरी टीम बैठती है, बल्कि मैं यहाँ तक कहूँगा कि स्टेक होल्डर्स को भी साथ इन्वॉल्व करें, उनको भी साथ अपनी रिस्क आइडेंटिफिकेशन की मीटिंग में बिठाएं अगर मुमकिन हो सकता है। वाइड रेंज ऑफ स्टेक होल्डर्स व्हेन आइडेंटिफाइंग रिस्क, since each stakeholder may have a different perspective on the risk facing the portfolio program or project. हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जो पुराना है और डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी बड़े सूदमंद साबित हो सकते हैं। पुराने जो प्रोजेक्ट गुजरे हैं और सिमिलर एक्टिविटीज हुई हैं तो वहां पे तो पूरी रिस्क रजिस्टर बने हुए होंगे। और अगर आप इससे भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, आपने आज तक जितने भी प्रोजेक्ट किए हैं आपने उनके सारे रिस्क रजिस्टर ऑटोमेट करके एक डेटाबेस में डाल दिए हैं, तो जबरदस्त कमा भी नहीं सकता। तो अब आपको सिर्फ यही चुनना है ना कि मुझे कोई अप्लाई करता है कि नहीं करता, ये रिस्क हमारे प्रोजेक्ट में है या नहीं है। आसान हो गया काम। ओके जी, व्हेन अ रिस्क इज फर्स्ट आइडेंटिफाइड, प्रिलिमिनरी रिस्पॉन्सेज मे बी आइडेंटिफाइड एट द सेम टाइम। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। वैसे हम जब रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं तो हम ये इतनी मेहनत नहीं करते। कल जो हमने डिस्कशन की, हमने कहा रिस्क को प्रॉपर फॉर्मेट में रिकॉर्ड करो। खाली ये मत कहो कि बारिश हो जाएगी, ये ना कहो कि जनाब ये बस प्रोजेक्ट लेट हो जाएगा, इसमें रिस्क है ही नहीं है। पहली बात तो ये रिस्क को वाज़ेह टर्म्स में कॉज, रिस्क और इफेक्ट में जाहिर करें, और ना सिर्फ इतना बल्कि उसके जितने पैरामीटर अभी उठा सकते हैं, जिस बंदे से आप ये डाटा इकट्ठा कर रहे हैं
उससे पूछ लेना कि अच्छा तुम्हारा क्या ख्याल है, इसका क्या इलाज हो सकता है, व्हाट इज योर सजेस्टेड रिस्पॉन्स। तो उस एक ही टाइम के ऊपर जब हम रिस्क इकट्ठा कर रहे हैं, उसी वक्त अगर रिस्पॉन्सेज का भी कोई अंदाजा हो जाए, तो आगे जब हम जाएंगे और रिस्पॉन्सेज बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, तो हमें बड़ी आसानी पैदा हो जाएगी। These are recorded during the identify risk process and are considered for immediate action when such action is appropriate. कभी कभी जब हमें रिस्पॉन्स पता चल जाती है, जो एमरजेंट रिस्क होते हैं उनके लिए हम फौरी तौर पे कोई एक्शन लेने का सोच सकते हैं। लाजमी बात है कि जब एमरजेंट रिस्क तो बिल्कुल ही आखिरी मोमेंट पे जाहिर हो रहा है, तो इतना टाइम हो कि हम इमीडिएटली उसके ऊपर कोई फैसला दे सकें। These are recorded during the identify risk process and are considered for immediate action. When such responses are not implemented immediately, they should be considered during the plan risk responses. अच्छा, जो आइडेंटिफिकेशन का वक्त था, उस वक्त नहीं हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर सके सारे रिस्क, तो जब रिस्पॉन्स बनाए जा रहे हैं उस वक्त भी आप कर सकते हैं नए रिस्कों को आइडेंटिफाई। ऑल आइडेंटिफाइड रिस्क आर रिकॉर्डेड एंड अ रिस्क ओनर में बी आइडेंटिफाइड। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि जिस तरह हमने कहा कि जो रिस्क है उसको एक तो कॉज रिस्क इफेक्ट के फॉर्मेट में लाओ, उसकी रिस्पॉन्स भी कैप्चर करो, और यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि उसका रिस्क ओनर भी कैप्चर करो। ठीक है जी, बल्कि ये सब चीजें आप नोट कर लें, कॉलम्स बना लें कि ये सब डाटा मैंने कैप्चर करना है, कुछ जितनी जब जब मिल जाए। अगर शुरू में मुझे ज्यादा डाटा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। फिर जनाब, द रिस्क ओनर इज द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग द रिस्क and for selecting and implementing an appropriate risk response strategy. It is the responsibility of the risk owner to manage the corresponding risk throughout the subsequent risk management processes. Okay जी, identify risk के क्या success factors हैं? This is important. This is really important. Early identification, मैं भी इनको explain भी करता हूँ. Iterative identification, emergent identification, comprehensive identification, explicit identification of opportunities, multiple perspectives, risk linked to objectives, complete risk statement, ownership and level of detail, frequent and effective communication, and objectivity of to minimize bias. गौर कीजिए, ये जितने भी इतने सारे पॉइंट हैं, जब रिस्क आइडेंटिफाई कर रहे हो तो ये सारी शराइत पूरी होनी चाहिए। अभी देखते हैं, इसने अच्छा एक्सप्लेन नहीं किया, आई एम सॉरी, मेरा ख्याल था कि एक्सप्लेन भी करेगा। चलिए मैं यहीं पर डिस्कस कर लेता हूं। इस बात का तो आपको पता है कि एक रिस्क को जितना जल्दी आइडेंटिफाई किया जाएगा, हमें उतना ज्यादा टाइम मिलेगा उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए। चेंज के हवाले से आप ये समझते हैं कि अगर कोई चेंज देर से आए तो ज्यादा महंगी पड़ती है, जितनी जल्दी आ जाए उतना अच्छा है। एग्जैक्टली वही बात यहां पर भी है कि अगर रिस्क जल्दी आइडेंटिफाई होगा, हम जल्दी कोई एक्शन लेंगे, तो हम ज्यादा सेफ हो जाएंगे। दूसरी बात, रिस्क की आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस वन टाइम नहीं है, दिस इज कॉन्टिन्यूस, और ये होता ही रहता है थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। फिर एमरजेंट आइडेंटिफिकेशन करने की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए हम फिर वही आइटरेटिव वाले काम पे जाते हैं, और कभी कभी एमरजेंट आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि अच्छा, अब अगर जनाब फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जी आप रिस्क कोई रिस्क अक्कर हो गया, तो फौरी तौर पे नए रिस्क को देखें, क्योंकि जब रिस्क अक्कर होता है तो उसके पीछे से आपको क्या कहते हैं उसको, सेकेंडरी रिस्क या रेजिडुअल रिस्क निकलता है। तो इस तरीके के साथ आप उसको भी एड्रेस कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव आइडेंटिफिकेशन, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि पूरी तफसील के साथ जो जो डाटा उठाया जा सकता है वो उठाएं, ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेनेशन उसकी जो हो सकती है। और एक्सप्लिसिट आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, लोग रिस्क आइडेंटिफाई करते हुए अपॉर्चुनिटीज को लिफ्ट ही नहीं कराते। अलहदा टाइम दें अपॉर्चुनिटीज को सिलेक्ट करने का, और खास तौर पे अपॉर्चुनिटीज को सिलेक्ट करें, वो आइडेंटिफाई करें, और रिस्क में थ्रेट्स की तरह मिला के ना करें, इसको एक अलग एफर्ट के तौर पे करें। और जैसे मैंने आपको बताया था कि अपॉर्चुनिटीज को अगर पहले आइडेंटिफाई किया जाए तो वी आर इन अ गुड मूड इन द बिगनिंग एंड वी कैन बी डिप्रेसिव लेटर, क्योंकि नेगेटिव रिस्कों के साथ बहुत सी डिप्रेशन होती है। मल्टीपल पर्सपेक्टिव में देखें चीजों को,
रिस्क लिंक टू दी ऑब्जेक्टिव्स, जो ऊपर आपके टॉप लेवल पे ऑब्जेक्टिव्स आपके हैं उनके साथ आप कैसे लिंक कर रहे हैं उनको, रिस्कों को, उसके अपना स्कोप, टाइम और कॉस्ट के ऊपर इम्पैक्ट क्या डाल रहे हैं। प्रॉपर स्टेटमेंट लिखें कॉज रिस्क इफेक्ट वाली, ओनरशिप डिफाइन करें और उसका लेवल ऑफ डिटेल बताएं। फ्रीक्वेंट और इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये स्टेक होल्डर्स के साथ, वी शुड ऑलवेज बी इन कम्युनिकेशन एंड कीप टेलिंग देम द स्टेटस ऑफ ऑल द रिस्क। और फिर ऑब्जेक्टिविटी टू मिनिमाइज बायस, जो जहाँ पे बायस होगा तो हमें पता लगना चाहिए कि जहाँ पे बायस है उसकी करेक्शन अप्लाई करनी है। तो यू हैव टू बी ऑब्जेक्टिव अबाउट इट। यू कांट से कि यार ये बस ये कुछ कुछ ऐसा होता है, ये कुछ ऐसा होना, दिस इज अ सब्जेक्टिव काइंड ऑफ अ थिंग, कि बड़ा दर्द हो रहा है, ये सब्जेक्टिव है। अगर आप उसको एक्सप्लेन कर दें ऑब्जेक्टिवली कि जी इतना पेन का लेवल है मेरा, तो तब बात बनती है। तो इसको ऑब्जेक्टिविटी में लेके आए कि उसका बायस क्या है, कितना बायस है, ताकि उतने बायस को रिमूव किया जा सके। फिर जनाब क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस, लाजमी बात है, आपको पता है कि यहाँ पे इवैल्यूएट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच रिस्क इन ऑर्डर टू कैटेगराइज एंड प्रायोरिटाइज। देखिए, ये ज़हन में रखिएगा, मकसद ये नहीं है कि हर रिस्क की डिटेल कैलकुलेशन की जाए। हम तो सिर्फ इन रिस्कों को प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं, ठीक है जी। तो ये मकसद नहीं है कि एग्जैक्टली कितने लाख रुपए का नुकसान होगा और क्यों होगा और कैसे होगा, उस बेकार बहस में नहीं जाना। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक मोटा मोटा स्केल हो जिसके ऊपर मुझे कंपैरेटिवली अंदाजा हो जाए कि कौन सा रिस्क ज्यादा बड़ा है प्रोबेबिलिटी के हिसाब से या अमाउंट एट स्टेक के हिसाब से, और उसकी बुनियाद के ऊपर मैं अपनी क्वालिटेटिव एनालिसिस आराम से कर लूंगा। मुझे कैटेगराइज करने का मौका मिल जाएगा, मैं प्रायोरिटाइज कर लूंगा इंडिविजुअल रिस्क को, और उनको अगर फर्दर अटेंशन देने की जरूरत है वो हम दे देंगे। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर evaluating द लेवल ऑफ ओवरऑल प्रोजेक्ट प्रोग्राम और पोर्टफोलियो रिस्क। अच्छा, अब मैकेनिज्म कैसे मिल गया कि अब जनाब जब मैं क्वांटिटेटिव करूंगा तो मैं ओवरऑल करने पाऊंगा। ये ना होता, क्वालिटेटिव ना होता, तो मैं ओवरऑल तो ना निकाल सकता। तो ओवरऑल रिस्क निकालने के लिए क्वालिटेटिव इज अ प्लेटफॉर्म। फिर मैं क्वांटिटेटिव में जाऊंगा तो वहां मेरी जो बेसिक प्रिंसिपल जिम्मेदारी है वो क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस है, ठीक है जी। और वो ऑप्शनल के तौर पे मैं कह दूं कि अगर कहीं कोई एक आध रिस्क है जिसको बहुत ज्यादा क्वांटिटेटिवली डिटेल में जाके उसकी एक एक वैल्यू को निकालना है, ऑल्दो इट इज नॉट रिकमेंडेड, बट वो काम अगर आपने करना है, बहुत ही दिल कर रहा है किसी चीज में, इतनी बारीकी में जाने की जरूरत है, तो भले आप वो वहां पे भी जा सकते हैं, बट दैट इज नॉट माई प्रायोरिटी। क्वांटिटेटिव में मेरी प्रायोरिटी ओवरऑल रिस्क ही होता है। खैर, क्वालिटेटिव की बात कर रहे थे। क्वालिटेटिव टेक्निक्स आर यूज्ड टू गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिविजुअल रिस्क। ये टेक्निक्स जो हैं ये कंसिडर करती हैं रेंज ऑफ करेक्टरिस्टिक्स सच एज प्रोबेबिलिटी कितनी है या लाइक्लीहुड कितना है, और डिग्री ऑफ इम्पैक्ट उसका क्या होगा ऑब्जेक्टिव के ऊपर, किस हिसाब से, मैनेजेबिलिटी के हिसाब से, टाइमिंग ऑफ पॉसिबल इम्पैक्ट के हिसाब से, रिलेशनशिप विद अदर रिस्क। ये भी एक बड़ी बात है कि कई दफा रिस्क आपस में रिश्तेदार होते हैं। ये रिस्क अकर होगा तो उसका जो क्या कहते हैं सिंपैथेटिक इफेक्ट जो है वो और रिस्क भी ठक 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 धमाका करना शुरू कर देंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है। एंड फिर एक ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो जो हमने कहा था ना, एक रिस्क की एक से ज्यादा कॉजेज और एक से ज्यादा इफेक्ट्स हो सकते हैं। वो जो कॉजेज और इफेक्ट्स हैं वो बड़ी मैनिपुलेशन की जा सकती है। फर्ज करें कि मैं कहूं कि यार एक सिंगल कॉज है जो 25 रिस्कों की कॉज है वो, और इन 25 रिस्कों में से कोई 5 रिस्क ऐसे हैं जो मेरे मेन कैटेगरी में आते हैं। अगर मैं इस एक कॉज को रिमूव कर दूं 4 पैसे लगा के, तो 25 रिस्क रिस्क गायब हो जाएंगे। भले वो छोटे लेवल हैं, क्वालिटेटिव वाले, वो अपना जो चुने हुए वाले हैं, या बड़े वाले हैं। बट वट एवर द केस इज, दिस इज अ फैंटास्टिक वे ऑफ डूइंग इट। सो आई कैन रिमूव द कॉज एंड आई कैन डायरेक्टली बेनिफिट। या कभी कभी हम जो कॉमन इफेक्ट दे रहे हैं, मतलब एक 4 रिस्क जो हैं वो स्कोप को एक ही तरह से इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो मैं क्या करता हूं कि मैं उन 4 पे फोकस करता हूं कि ये इसके ऊपर से ये इम्पैक्ट घटाना है, तो इस रिस्क का इलाज किया जाए।
तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि अगर आपने कॉज रिस्क इफेक्ट के फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो दिस बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू एड्रेस इट. Assessing individual risk using qualitative risk analysis evaluates the probability that each risk, if it occurs, would have on the portfolio program or project objectives. As such, this assessment does not directly address the overall risk. गौर करें इस बात को, वो कह रहे हैं क्वालिटेटिव में हम ओवरऑल रिस्क नहीं देखते, लेकिन इधर उसने क्या कहा है कि ये हेल्प करता है एनालाइज यूजिंग क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस एवेलुएट द प्रोबेबिलिटी दैट ईच रिस्क इफ इट अकर वुड हैव ऑन द पोर्टफोलियो प्रोग्राम. तो उनके ऊपर इंपैक्ट डालेगा, तो उनका ओवरऑल रिस्क फाइंड करने में ये उसका स्टेपिंग स्टोन है. This can, however, be achieved through the use of quantitative risk analysis techniques. Qualitative risk analysis is applied to the list of risks created or updated by the identify risk process to provide management with the characteristic of the risk that has the most influence, positive or negative, on achieving these objectives. ये जो मोस्ट इन्फ्लुएंस वाली बात हम कर रहे हैं ना, इस हिसाब से जो चीज बनती है उसे कहते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस. और उसमें एक टूल है, उसका नाम है टॉर्नेडो डायग्राम. टॉर्नेडो डायग्राम शोज द बिगेस्ट थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज ऑन टॉप, और फिर उसके नीचे छोटे होते जाते हैं. तो बिल्कुल जैसे टॉर्नेडो ऊपर से बड़ा होता है और नीचे जमीन तक पहुंचते पहुंचते छोटा सा हो जाता है, इस तरह वो एक टॉर्नेडो डायग्राम बनता है जिसके अंदर ऊपर बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज, ऊपर बड़े बड़े थ्रेट्स हैं और नीचे जो है छोटे छोटे हैं. तो वो बिल्कुल टॉर्नेडो की शक्ल बनती है. Risks that are assessed as high priority, which either threaten or enhance the achievement of objectives, are highlighted in the plan risk response process. तो वो हम पे जो रिस्पॉन्स क्रिएट करनी है उसमें हम उनको एड्रेस करेंगे. दीज रिस्क मे बी फर्दर एनालाइज यूजिंग क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस. अच्छा, एक बात ध्यान में रखिए कि अगर तो आपको क्वालिटेटिव रिस्क में यू आर नाउ सेटिस्फाइड कि रिस्क समझ आ गया किस लेवल का है, यू कैन डायरेक्टली जंप टू रिस्क रिस्पॉन्स और जाके उसकी रिस्पॉन्स बनाएं आप. लेकिन अगर उसमें मजीद कोई क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड है तो फिर शायद आप इसको क्वांटिटेटिव में ले जाएं और फिर उसके बाद आप रिस्क रिस्पॉन्स में लेके जाएं. लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि क्वांटिटेटिव का असल मकसद ओवरऑल रिस्क निकालना है. उसका ये काम नहीं है इंडिविजुअल रिस्क को डील करे, ये उसका बुनियादी काम नहीं है. सक्सेस फैक्टर जो इसके हैं क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस के, उसमें कहता है कि यूज एग्रीड अप्रोच. पहले से हमने जो रिस्क मैनेजमेंट प्लान के अंदर डिसाइड कर लिया है, इस तरीके से ही क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस होगा. जो भी आपने उसकी परसेंटेज रखी है, जो भी आपने उसके लेवल्स रखे हैं, वो पहले से प्री डिसाइडेड होने चाहिए और उसी के मुताबिक, उसी अप्रोच के मुताबिक चलेंगे. एंड वी विल यूज द सेम डेफिनेशंस जो हमने रिस्क की टर्म्स में एग्री की हैं. देन वी विल कलेक्ट क्रेडिबल इंफॉर्मेशन अबाउट रिस्क्स एंड परफॉर्म आइटरेटिव क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस. क्योंकि रिस्क आइडेंटिफिकेशन आइटरेटिव है, तो जब रिस्क आइडेंटिफिकेशन होगी तो रिजल्टेंटली क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस भी होगा, रिजल्टेंटली क्वांटिटेटिव भी होगा, फिर रिस्पॉन्स भी बनेगी, सारा कुछ दोबारा होगा, पूरा साइकिल चलेगा. परफॉर्म क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस, सॉरी क्वांटिटेटिव पे आ गया. क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस प्रोसेस प्रोवाइड्स insight into the combined effect of identified risks on the desired outcome. This process takes into account probabilistic or component-wide effects such as correlation between risks. गौर करें जरा, ये जितने रिस्कों की बात अब यहाँ कर रहा है, ये ओवरऑल की बात कर रहा है. एक बात कह रहा है, ये जो बहुत से रिस्क हैं, इनमें से जो रिस्कों का आपस में कहीं कोई ताल्लुक बनता है, तो मतलब ये भी कलेक्टिव बात ही होगी. इंटरडिपेंडेंसी है रिस्कों की, ये भी कलेक्टिव बात होगी. और कहीं फीडबैक लूप बनता है कि ये रिस्क उसको फीडबैक करता है, वो उसको करता है, तो वो कोई लूप बनती है. मतलब रिश्ता बन जाता है जहां, और सबसे बड़ा रिश्ता बनता है ओवरऑल. तो ओवरऑल रिस्क फाइंड करता है. इट प्रोवाइड्स एन इंडिकेशन ऑफ द डिग्री ऑफ ओवरऑल रिस्क फेस्ड बाय द पोर्टफोलियो प्रोग्राम आर प्रोजेक्ट. परफॉर्म क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस प्रोसेस provides a numerical estimate of the overall effect of risk on the objectives. Results from this analysis are used to evaluate the likelihood of success in achieving objectives and to estimate any contingency reserve. मतलब एक तो contingency reserves डिटरमिन करने में मददगार है, और दूसरा जो आपके स्कोप टाइम कॉस्ट के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके ऊपर
कितना लाइक्लीहुड है इसका उनको इम्पैक्ट करने का ओवरऑल। आप ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद एट द एंड ऑफ द डे ये बता सकते हैं कि जनाब ओवरऑल सारे रिस्कों को मद्देनजर रखते हुए स्कोप जो है वो इतने फीसद रिस्क पे है और टाइम इतने फीसद रिस्क पे है और कॉस्ट इतने परसेंट रिस्क पे है, या ये प्रोजेक्ट जो है इन इन रिस्कों को कंसिडर करते हुए इस तारीख तक कंप्लीट होने का इम्कान है, या जो हमने टाइम कैलकुलेट किया हुआ है उसके अंदर इसके कंप्लीशन के चांसेस इतने फीसद हैं, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो ये ओवरऑल किस्म की बातें जितनी होंगी वो इस एनालिसिस, और ये सबसे ज्यादा डिटेल्ड एनालिसिस है। एनालाइजिंग अनसर्टेनिटी यूजिंग क्वांटिटेटिव टेक्निक्स प्रोवाइड अ मोर रियलिस्टिक एस्टिमेट देन अ नॉन प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच। ठीक है जी, ये ज्यादा रियलिस्टिक है। जैसे वो ना पर्ट की मैंने बात की थी आपसे, पर्ट जो आपको डाटा देता है, इवन ड्यूरेशन एस्टिमेट कॉस्ट एस्टिमेशन के अंदर भी, वो जो प्रोबेबिलिस्टिक डाटा आपको देता है वो ज्यादा काबिल एतमाद डाटा है, बजाय इसके कि मैं वो बॉटम अप या किसी और तरीके के साथ कैलकुलेट करूं। दिस इज इवन बेटर। However, quantitative risk analysis is not always required or possible. Sometimes हम सीधा सीधा, मैंने बताया कि रिस्पॉन्स की तरफ चले जाते हैं क्वालिटेटिव के बाद। Therefore, during the planned risk management process, the benefits of quantitative risk analysis should be weighed against the effort required to ensure that the additional insights and value justify the additional effort. देखिए ना जी, आपने क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस किया, थोड़ी सी आपके रिस्क थे और आपको अंदाजा वहीं से ही हो गया कि ओवरऑल कितना बड़ा रिस्क है, तो वो कहते हैं क्वांटिटेटिव को स्किप ही कर जाओ, कहानी खत्म। क्वांटिटेटिव में समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि जरूरत ही ना हो, आपको वहीं एक फेयर आइडिया मिल गया कि रिस्क ही थोड़े से हैं तो इनका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा। However, a partial risk analysis such as qualitative risk analysis prioritizes only individual risk and therefore does not produce measures of overall risk where all risks are considered simultaneously. Calculating estimates of overall risk is the focus of the performed quantitative risk analysis process. This is exactly what जो मैंने अभी आपसे बात की है, ये क्वांटिटेटिव का मकसद ही जिंदगी का ये है कि ओवरऑल रिस्क को कंप्यूट करें। तो इसका जनाब पर्पस हो गया, स्पेसिफिक रिस्क आर यूजुअली बेस्ट अंडरस्टूड एंड क्वांटिफाइड एट अ डिटेल लेवल। बाय कंट्रास्ट, ये स्पेसिफिक रिस्क की बात की है उसने, चंद रिस्क ज्यादा डिटेल में क्वांटिफाई करने की जरूरत होती है तो उनको इंडिविजुअली, अदरवाइज आपको वो भी मैं बता चुका हूं कि अगर कंबाइंड देखना है तो आप कहेंगे कंबाइंड इफेक्ट ऑफ सर्टेन रिस्क, ठीक है, या जिनका एक दूसरे पे असर है या कोई रिलेशनशिप है या कोई डिपेंडेंसी है, बाय कंट्रास्ट, या फिर ओवरऑल है। By contrast, objectives are specified at a higher level. An overall risk analysis, such as one that uses quantitative techniques, estimates the implication of all quantified risks. Thus, quantitative risk analysis and subsequent assessment of risks are enhanced by a comprehensive understanding of the individual risk and their relative importance with respect to objectives. ओवरऑल रिस्क में डिटरमिन द प्रोडक्ट, तो पढ़ लिया हमने। ओके जी, इसके सक्सेस फैक्टर्स क्या हैं जी? प्रायर रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस, मतलब क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस से पहले रिस्क आइडेंटिफाई हो चुके हों और क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस हो चुका हो, तब इसको करना है। और इसका कोई अप्रोप्रिएट मॉडल आप इसका इस्तेमाल करेंगे, वट एवर मॉडल यू आर ट्राइंग टू यूज एन अप्रोप्रिएट मॉडल फॉर क्वांटिफिकेशन, जो कि आप अपनी ओवरऑल रिस्क के लिए निकालेंगे, वो आप खुद सिलेक्ट करें। कॉम्पिटेंस विद द कॉरेस्पॉन्डिंग टेक्निकल एनालिसिस टूल, ये सबसे ज्यादा टेक्निकल है एरिया। मोंटी कार्लो का इस्तेमाल, सेंसिटिविटी एनालिसिस का, स्टैटिस्टिक्स का, प्रोबेबिलिटी का, यहाँ पे वो वाला नॉलेज अप्लाई होता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप बहुत बड़े स्टैटिस्टिशियन नहीं भी हैं तो एक लेमैन भी इन चीजों को अंडरस्टैंड कर सकता है और इसको से डील कर सकते हैं। सेकेंडली, ये भी बताता चलूं कि रिस्क इज नॉट नेसेसरीली मैंडेटरी इन एवरी प्रोजेक्ट। मतलब कहने का मतलब है कि कुछ प्रोजेक्ट जिनके अंदर रिस्क होता ही कम है, वहां पे हम इतनी इंट्रिकेट रिस्क मैनेजमेंट करते ही नहीं है, ठीक है ना जी। हो सके क्वालिटेटिव से ही कहानी खत्म हो जाए वहां पर। तो ये तो उस वक्त की बात करें जब हम
प्रॉपर थॉरो रिस्क एनालिसिस कर रहे हैं और रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं। आपको शायद इस बात का ना पता हो, ऐसा प्रोजेक्ट जब आप करते हैं तो उसके अंदर 3 चीजें जो है ना वो काइंड ऑफ ऑप्शनल है। अर्नड वैल्यू इस्तेमाल करनी है नहीं करनी, रिसोर्स मैनेजमेंट प्रॉपरली थॉरो करनी है नहीं करनी, और रिस्क मैनेजमेंट थॉरो करनी है नहीं करनी। आप कहें नहीं करनी तो फिर आप मोटा मोटा काम भी चला सकते हैं। फिर यहां पर भी हमें अनबायस्ड डाटा चाहिए और इंटर रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क इन क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि रिस्कों का आपस में क्या ताल्लुक है। एक रिस्क के ऊपर कोई एक्शन करेंगे तो दूसरे पे क्या फर्क पड़ता है उससे, वो एक दूसरे को ट्रिगर तो नहीं कर देते या कोई और मसला तो नहीं है इनके साथ। तो ये हो गया जी क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस। अच्छा, मेरा ख्याल है मैं यहाँ पे छोड़ूंगा ताकि हम कल प्लान रिस्क रिस्पॉन्सेस से आगे शुरू करें और फिर ये चौथा चैप्टर खत्म हो तो फिर हम 7वें पे जाएं। तो मेरा ख्याल है कि हम काफी ठीक स्पीड से जा रहे हैं, लेकिन हम अभी एम्पल टाइम है और भी चीजें एड्रेस करेंगे। जी जनाब, कोई क्वेश्चन आंसर हैं तो बताइए। सर क्लियर है। आप लोग अपनी तैयारी भी साथ साथ करें, पढ़ें, और मुझे फिर कोई क्वेश्चंस हो तो वो भी बताइए। और ये भी बड़ा अच्छा होगा कि अगर कोई आप क्वेश्चन जहाँ क्लास में करना चाहते हैं, वो आई मीन जो एग्जाम क्वेश्चन हैं, वो भी हम आखिर में टाइम रखते हैं कि जी इधर बैठ के डिस्कस करके भी कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, सारे तो नहीं, कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। व्हाट्सएप पे मैंने शेयर कर दिया है, व्हाट्सएप के ऊपर मैंने फोल्डर शेयर कर दिया है, वहां पे सब कुछ मौजूद है। और मैंने उसमें मेरा ख्याल है बुक्स भी अपलोड कर दी हैं, वो हो रही होंगी अभी अपलोड, आप कुछ ना कुछ हो गई होंगी, वो आप उनमें से भी ले सकते हैं। लेकिन उसके अंदर एक फोल्डर है पूरा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। एक फोल्डर है जिसके अंदर प्रेजेंटेशन हैं, बल्कि जो रूट के अंदर ही प्रेजेंटेशन पड़ी है वो एक्चुअली करंट है, जो फोल्डर के अंदर पड़ी है वो ओल्ड प्रेजेंटेशन है। बट एनीवेज मैंने कहा वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूं, अगर किसी काम आ सके तो आप उससे भी फायदा उठा सकते हैं। तो प्लीज गो इनटू दोस फोल्डर्स एंड सी ईच वन ऑफ देम, डाउनलोड कर लीजिए सब कुछ। और कोई बात जी? No, sir. Thank you very much. Jazakallah. चलें जी, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय। Okay. इंशाल्लाह, थैंक यू। ओके सर।